गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे मित्रों। चलो उपस्थित हो जाओ सभी। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार आप लोग अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करा दिया करें। बस उपस्थिति दर्ज कराने का उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि जैसे आपके कमेंट्स आएंगे मुझे एटलीस्ट ये ज्ञान हो जाता है कि आप सब तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है, आप सबको मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो अब मैं अपनी क्लास को भली भांति प्रकार से आगे बढ़ा सकता हूँ। वैसे भी एक नज़र मेरी आपकी तरफ होती है, तो एक नज़र आपके ठीक सामने एक दो कंप्यूटर स्क्रीन कमेंट्स के लिए लगी हुई हैं, उन पर होती है ना। तो और फिर एक बात और भी है कि आपकी उपस्थिति ही हमें प्रेरित करती है कि अब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। पठन पाठन की क्रिया के लिए आप तैयार हैं तो हम भी शुरू हो जाएं, है ना। बस तो आज की क्लास, जैसा कि आप सबको विदित है कि वैकल्पिक विषय के अंतर्गत की दूसरी कक्षा है। ओरिएंटेशन क्लास आज भी हमने इसको नाम दिया है। ज्योग्राफी ऑप्शनल की आज सेकेंड ओरिएंटेशन क्लास है। बट आज की कक्षा की शुरुआत कुछ मैं अलग तरीके से करने जा रहा हूँ। कल की क्लास में जो मैंने बताए थे कि 2-3 प्रश्नों को उठाना है, वो प्रश्न तो होंगे ही, बट उसके अलावा आज मैं उन प्रश्नों को भी लूंगा जो आपके होंगे। आप मुझसे क्या चाहते हैं? भूगोल विषय के शिक्षक होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं सबसे पहले आपकी जिज्ञासा को समझूं, आपको जानूं। ऑफलाइन कक्षा होती है तो प्रॉपरली सब बच्चे मुझे आमने सामने दिख रहे होते हैं, बट मैंने कल की कक्षा में कहा था कि फिर भी मैं मान कर चलता हूं अपनी इस ऑनलाइन क्लास को भी कि आप सब मुझे दिखाई दे पड़ रहे हो और आपकी बातें मुझे कमेंट्स के माध्यम से सुनाई देंगी। तो दोस्तों, आप मुझे सबसे पहले आज इस बात से अवगत कराइए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं। आपकी उस अपेक्षा के धन्यवाद। आपकी उस अपेक्षा के अनुरूप ही चीज़ों को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। बहरहाल आपको बता दूं कि आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं कि जब आप ऑप्शनल विषय पढ़ेंगे तो इसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए। आप एक शानदार सा उत्तर लेखन का प्रयास जब आप करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। तो तीसरी बात कि आप अपने समय का प्रबंधन कैसे करें कि जीएस की भी पढ़ाई ठीक प्रकार से हो जाए और ऑप्शनल की भी पढ़ाई ठीक प्रकार से हो जाए। इन 3 विषय बिंदुओं को मैं अपने तरफ से लूंगा और आफ्टर दैट समय बचेगा तो आज की ही क्लास में, अन्यथा कल की क्लास में सीधे हम लोग टॉपिक पर आ जाएंगे और टॉपिक पर बात करेंगे। तो बच्चों ने प्रश्न पूछा है, सर अधिकतम अंक कैसे पाए जाएं। एक तो प्रश्न इस क्षेत्र से है। हम सबसे ज़्यादा आपके मोस्ट वेलकम मित्रों, नोट्स क्वेश्चन से आ जाएं। सर कुछ इसके प्रयास ऐसे कैसे हो सकते हैं? सर आप जो भी बताएंगे आप पर पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न है तो पूछें। मैं पॉलिटी ऑनर्स का हूँ, फिर भी ये ऑप्शनल रखना चाहता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। ओके। कम टाइम में विषय को कैसे तैयार कर लिया जाए, एक तो ये प्रश्न है। ऑप्शनल के साथ क्या प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है? तो वो तो मैंने कल बता ही दिया था। ओके ओके। अनुरोध है कि आप एकदम बेसिक से ज्योग्राफी पढ़ाएं। पक्का पक्का दोस्तों, बेसिक से ही ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बेहतर समझता हूं कि मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, इसलिए आप लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे। ओह मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोर्स परचेज करते समय बुक्स का ऑप्शन है, वो क्या है? मतलब बुक्स का ऑप्शन शायद ये होगा कि पता नहीं, मुझे पता नहीं कि वहाँ पे क्या बुक्स का ऑप्शन है। नोट्स काफ़ी है या नहीं, पर्याप्त हो गए नोट्स मेरे दोस्तों? अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा 350 से अधिक नंबर कैसे लाए जाएं। थोड़ा 350 से अधिक नंबर लाने में थोड़ा कठिनाई होगी मेरे मित्र, थोड़ी कठिनाई होगी, मजाकिया। पर ध्यान रखें, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।
अगर आप ठान लोगे तो इस स्थिति में आप भी पहुंच सकते हैं। आप जीरो स्पेस जीरो रिस्क को लेकर चलिए सर। ओके, मुझसे बहुत उम्मीदें हैं बच्चों को। गुड, शानदार, थैंक यू। ओके, सिलेबस कहाँ से मिलेगा? सिलेबस तो मैंने दिया ना सत्येंद्र, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को सिलेबस दिया। वो सिलेबस तो आपको पीडीएफ रूप में पहुंच ही गया होगा। आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। सब कुछ तो आपको नहीं करना, यहाँ से हम अवेलेबल करवाते जाएंगे। सिलेबस आपको मिलता जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेरे द्वारा प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। क्लासेस तो आपकी रेगुलर जिस प्रकार से होनी चाहिए वो होती ही रहेंगी। कुछ कुछ छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स के टाइप में और कंप्लीट फॉर्म में कहीं कहीं पर आपको कुछ टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम मेरा है और ये सारे दायित्वों का निर्वहन मुझे करना आता है और मैं करूँगा मेरे दोस्तों। संस्था की टीम मेरे साथ लगी हुई है सारी सुविधाओं को आपके देने के लिए। टेस्ट के बारे में सर आप बताएं, तो टेस्ट कैसे देंगे, क्या देंगे, इस पर भी मैं बता दूंगा। ओके, दिसंबर की मैगजीन कब मिले? ओ ये सब मत पूछा करो फिरदौस मित्र, ये सब नहीं पूछा करो। शिक्षक को सूचना प्रदाता मत समझा करो, शिक्षक को शिक्षक मानो और उसके विषय के संबंध में बातें करो, ज्यादा बेहतर होगा। बुक लेनी है क्या, कुछ बच्चों ने पूछा है। मेरा जवाब है अभी आपको कोई भी पुस्तक नहीं लेनी। अक्की सिंह ने लिखा, गुरुजी भूगोल विषय में परंपरागत होना चाहता हूं, जिसका उपयोग राष्ट्र हित में कर सको तो पक्का कर सकेंगे। वैसे भी जब सारा का सारा विषय आप पढ़ेंगे तो आपकी थोड़ी सी दृष्टि हर चीज़ों को समझने की अलग हो चुकी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा तमाम। फिर बाकी तो बच्चों के तारीफ़ों के मैसेजेज हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। याद कैसे रखें, इस पर भी आज बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो आपके कमेंट्स एटलीस्ट मैंने देख लिए हैं और कमोबेश जिन प्रश्नों का जवाब मुझे देना है और जो बातें आपको आज समझानी हैं उसी से संबंधित आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं और जो आपने कुछ नई बातें की हैं उन बातों को मैं यहाँ पर जोड़कर सारे जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज अपने ओरिएंटेशन की द्वितीय कक्षा की। मूल रूप से आज हम लोग 3 प्रश्न लेने जा रहे हैं। पहला प्रश्न होगा कि विषय का आरंभ कैसे करें। विषय का आरंभ कैसे करें। दूसरा नंबर पर आदर्श उत्तर लेखन के संदर्भ में उत्तर लेखन कैसे। तो तीसरा जवाब है, तीसरा आज का जो जवाब होगा मेरे द्वारा, याद कैसे रखा जाए। कुछ उदाहरण से आज लेंगे, याद कैसे रखा जाए। तो चौथा जवाब समय प्रबंधन के संदर्भ में होगा। इन 3-4 बातों पर आपके जो प्रश्न भी थे लगभग यहीं पर थे। किताबों वगैरह की जो बातें आपने पूछी है वो यहां पर आ जाएंगे। शुरू करें टॉपिक को। चलो, अब टॉपिक शुरू करूं, कुछ बातें शुरू करूं उससे पहले मैं अपनी अपेक्षाएं आपसे जाहिर कर देता हूं। शुरुआती अपेक्षाएं, आप सभी के सभी लोग, मैं ये अनुमान लगा पा रहा हूं या अंदाजा लगा पा रहा हूँगा कि पूरी तैयारी से बैठे होंगे। आपके पास एक फ्रेश नोटबुक और पेन भी होंगी। शानदार तरीके से इस क्लास के पूरे माहौल को आप अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो आप प्रॉपरली टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे। मैं जो भी बातें करूं उसे आप भली भांति प्रकार से लिख पाएं, इसके लिए आप अपने सेल फोन को हैंड फ्री मोड पर लगाकर अपने हाथों को भी फ्री रखे हुए होंगे।
ये तमाम तैयारियां आपने स्वयं ही बना रखी होंगी, जिसमें मुझे बातें करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी अपेक्षा आपसे और क्या है, क्लास के शुरू में आप जीएस की कक्षा में तो ये फॉलो नहीं हो पा रहा है, बट ऑप्शनल की क्लास में, क्लास के शुरुआत में 5, 7, 8 मिनट तक आप अपने कमेंट्स मुझे भेज दिया करो, जो भी भेजना है। आफ्टर दैट अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर सच में आप चाहते हो कि मैं डूब कर पढ़ा दूं इस विषय को, तो आप बीच में फालतू के कमेंट्स नहीं करेंगे, आप बीच में अपनी आपसी वार्तालाप में संलग्न नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं ऑप्शनल की कक्षा में हर टाइम कमेंट्स पैड पर नजर रखता हूं कि क्या आपको किसी शब्द पर दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है। इसलिए मैं इस कमेंट्स पैड पर नजर रखता हूं कि कोई प्रश्न होगा बच्चे का तो तुरंत जवाब दूंगा। तो अगर अनर्गल और निरर्थक से प्रश्न आपके द्वारा पूछे जाएंगे, ये पहली दूसरी दिन की कक्षा इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा, डेली मैं कहूंगा भी नहीं, पूछे जाएंगे तो मैं डेविएट हो जाऊंगा। मेरा मस्तिष्क एक ही है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा मस्तिष्क एक ही है। अगर आप इस तरह से बार बार कमेंट्स करेंगे तो डेविएशन आना तय है, और डेविएटेड मूड से सही प्रकार से अध्यापन कार्य नहीं कराया जा सकता। आप लोगों ने उस प्रसंग को अवश्य सुना होगा, जो कृष्ण ने जब उद्धव को सखियों के पास भेजा था, उद्धव ने कृष्ण से कहा कि सखियां पागल हैं, सखियां बौराई हैं, उन्हें वास्तविक ज्ञान का तो पता ही नहीं है कि वास्तव में ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है। वास्तविक ब्रह्म ज्ञान तो उन्हें जाकर मैं बताऊंगा। प्रभु श्री कृष्ण उद्धव को बोलते हैं कि उद्धव जाओ, ब्रिजभूमि में जाओ और सखियों को एटलीस्ट ब्रह्म ज्ञान देकर आओ। तो जब उद्धव ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ब्रिजभूमि पहुंचता है तो वहां पर गलियों गलियों में सखियों का कृष्ण के प्रति अनुराग देखकर खुद अनुराग सिक्त हो जाता है। और सुनो ध्यान से एक लाइन जो सखियों ने उद्धव से कहा था कि उद्धव मन न भयो 10-20, उद्धव मन न भयो 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस, उद्धव मन न भयो 10-20। अर्थात सखियां समझाती हैं उद्धव को कि उद्धव मेरा मन तो एक ही था, मेरा मस्तिष्क तो एक ही था, जो कि अब प्रभु श्री कृष्ण पर लग चुका है। मैं दूसरा मन कहां से लाऊं जो तेरे ज्ञान मार्ग को समझ पाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक मेरा मन है जो कि आपके पढ़ाने में रच बस चुका हुआ होता है, पूरी तरह से रम गया होता है आपको पढ़ाने में। अब मैं दूसरा मन कहां से लाऊं कि बार बार आपके फालतू के कमेंट्स देख पाऊं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करके आपने इस कोर्स को परचेज किया है और करने जा रहे हो, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तौर तरीका है कि आप शुरुआती दौर पर, और लास्ट में भी मैं आपको 10 मिनट का समय दूंगा, 20 मिनट का टाइम आपके कमेंट्स के लिए पर्याप्त होता है, लास्ट में भी आपको टाइम दूंगा। आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे आप अपनी जिज्ञासाएं रख सकते हैं, मैं आपको तमाम प्रश्नों का जवाब दूंगा, लेकिन बातें फालतू के कमेंट्स के रूप में नहीं आनी चाहिए। यह मेरी आपसे अपेक्षा है। अगर आप मुझसे अपेक्षा रख सकते हो, यह आपका अधिकार बनता है, तो कर्तव्यों को भी ध्यान रखें कि आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे। ओके, और सुनो अब ध्यान से कि जब भी आपको ऑप्शनल विषय की शुरुआत करनी हो तो आपको क्या करना चाहिए। इन सब चीजों को ब्रह्मवाक्य मानकर गांठ बनाकर बैठा लेंगे और आज से ही चीजों की शुरुआत कर देंगे। सबसे पहला कार्य आपको करना है, सबसे पहला कार्य, आरंभ कैसे करें, इस प्रश्न का जवाब देता हूं। आरंभ कैसे करें, कैसे करें, आरंभ कैसे करें। आरंभ करने से पूर्व आपको समझना होगा कि भूगोल की प्रकृति कैसी है। तो भूगोल, ध्यान रखना मित्रों, कि भूगोल अपने आप में भौतिक विज्ञान है। एक तरफ तो इसे आप फिजिकल साइंस कह सकते हैं, तो दूसरे तरफ भूगोल अपने आप में मानव विज्ञान है। भूगोल अपने आप में क्या है? मानव विज्ञान है। भूगोल की प्रकृति यहां समझना, अर्थात दोनों की दोनों तरफ, एक तरफ हमें फिजिकल साइंस का अध्ययन करना है तो एक तरफ यहां पर ह्यूमन साइंस का अध्ययन करना है। जब दोनों विज्ञानों का अध्ययन करना है तो पहली बात ध्यान रखना होगा कि भूगोल के अध्ययन की प्रक्रिया जो होगी वह पूरी तरह से साइंटिफिक होगी।
विज्ञान सम्मत होगी। और विज्ञान सम्मत होने का मतलब क्या है कि इसकी आवश्यक शर्त है कि पहला, इसमें क्रमबद्धता पाई जाएगी। क्रमबद्धता पाई जाएगी, क्रमबद्धता होगी, सिस्टमैटिक होगा। इसका मतलब क्या है? कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सपोज मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया, यहां पर टॉपिक किया स्टार्ट हमने जियोमॉर्फोलॉजी, उदाहरण से हर बात समझते चले जाएंगे। जियोमॉर्फोलॉजी हमने स्टार्ट किया। अब जियोमॉर्फोलॉजी का पहला टॉपिक बच्चों ने स्किप कर दिया, पहला टॉपिक बच्चों ने नहीं पढ़ा। अब दूसरे दिन के टॉपिक को पढ़ना चाहा, ये कि दूसरे टॉपिक को भी स्किप कर दिया, दूसरा टॉपिक भी स्किप कर दिया, और अब तीसरे टॉपिक में बच्चे प्रेजेंट हुए, तीसरे टॉपिक में बच्चे प्रेजेंट हुए। ऑनलाइन कक्षाओं में तो खासकर ये बात देखने को मिली है, क्योंकि आप सब अपने अपने घर में बैठकर क्लास ले रहे होते हैं। तो कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है, कभी कोई काम आ रहा है, तो सारे के सारे काम आप अवश्य कर डालेंगे, लेकिन कक्षा को स्किप करना तो सबसे सरल और सहज महसूस करते हैं। तो अब यहां पर सबसे पहली शर्त है आपके लिए कि आप कभी भी कोई भी क्लास स्किप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पहली क्लास स्किप किया तो पहली क्लास पर ही अवलंबित हो गई दूसरी क्लास आपकी। अर्थात पहली क्लास में जो बात पढ़ाई जाएगी निश्चित रूप से उसका संबंध दूसरी क्लास से भी होगा, जो दूसरी क्लास पढ़ाई जाएगी उसका संबंध तीसरी क्लास से भी होगा। तो चूंकि प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो अगर पहली क्लास की बातें आपको नहीं पता तो यह बात तय है कि दूसरी और तीसरी क्लास की बातें आपको नहीं ठीक से पता चलेंगी, और तब तक कि जब तक कि कोई एक फ्रेश टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला मेरा सुझाव है कि किसी भी स्थिति में क्लास को स्किप नहीं करना है, क्लास को बंक नहीं करना है। सबसे पहली शर्त है शुरुआत करने में कि आपके मस्तिष्क में यह बात होनी चाहिए कि आपकी क्लास बंक ना हो। अगर क्लास बंक कर दिया तो आपके लिए रिकॉर्डेड कक्षा तो अवेलेबल रहती ही है, रात में समय मिले, किसी भी समय मिले, चलते फिरते समय मिले, ट्रेन में बैठे हुए समय मिले, जहां पर समय मिले, सबसे पहले आप उस क्लास को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट उससे आगे आने वाली कक्षा के बारे में बात करेंगे। जैसे समझना मेरी बात, पहली क्लास में मैंने पढ़ाया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। समझना, यहां पर पहली क्लास में मैंने समझाया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब आंतरिक संरचना बताने के बाद मैंने दूसरी क्लास में बढ़ाया पृथ्वी का अंतर्जात बल। पृथ्वी में कैसे बल पाए जाते हैं? दो प्रकार के बल पाए जाते हैं, एक जो पृथ्वी के अंदर से कार्य कर रहे होते हैं, एक पृथ्वी के बाह्य सतह पर कार्य कर रहे होते हैं। तो मित्रों, जब तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं होगा तब तक अंतर्जात बलों का अध्ययन आप ठीक प्रकार से कभी भी नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? अंदर की संरचना का ज्ञान है ही नहीं, तो अंदर से कोई शक्ति किस प्रकार से कार्य कर रही है, अंदर से कोई शक्ति किस प्रकार से कार्य करते हुए भूपृष्ठ पर व्याप्त स्थलाकृतियों की उत्पत्ति को, उनके वितरण को, उनके विकास को कैसे प्रभावित कर रही है, इस बात को आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इंडोजेनेटिक फोर्स पढ़ने से पहले जरूरी है कि आप द अर्थ इंटीरियर का भी अध्ययन ठीक से करें। देखो, यूपीएससी ने अपने सिलेबस में भी, अगर आप देखेंगे, कल जो आपको मैंने सिलेबस दिया था, आपको ये प्रिंटेड रूप में भी आपके पास होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, मैं सारी बातें करूंगा आज, पर एक एक करके एक एक कदम बढ़ता जाता हूं। अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें पहला ही आपके पास सिलेबस का अंग होगा कि पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियां, और इसमें भी स्थलाकृति को प्रभावित करने वाले या नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में बात की है। सिलेबस का पहला बिंदु यह दिया है कि भूपरपटी पर पाए जाने वाले जो स्थलाकृतियां हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, स्थलाकृतियों का मतलब होता है स्थल प्लस आकृति, स्थल में पाई जाने वाली आकृतियों का समूह। तो कैसी कैसी आकृतियां पाई जाती हैं?
पर्वत पाए जा रहे हैं, पठार पाए जा रहे हैं, मैदान पाई जा रहे हैं, घाटियां पाई जा रही हैं, पहाड़ियां पाई जा रही हैं। तो इन सबके समूह को अलग अलग नामों से ना पुकार के एक शब्द प्रयोग किया गया, और वह क्या कहा गया? स्थलाकृति शब्द प्रयोग किया गया। आप यह भी मुझसे प्रश्न कर सकते हो कि सर, आप ये प्रश्न मुझसे कह सकते हो कि सर इतने कठिन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया? तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बेसिकली अगर विषय विज्ञान के तुल्य है, विषय की प्रकृति विज्ञान सम्मत है, तो शब्द भी तो साइंटिफिक होंगे। समझ पा रहे मेरी बात की नहीं? उसके शब्द भी तो साइंटिफिक होंगे। सपोज कोई ब्रिटेन में जन्मा हुआ व्यक्ति है और उसका नाम नेल्सन हार्वर्ड है, समझ रहे मेरी बात की नहीं? उसका नाम नेल्सन जॉर्ज है, तो आप उससे ये तो नहीं कह सकते कि तेरा नाम रमेश क्यों नहीं है जी, तेरा नाम सुरेश क्यों नहीं है, तेरा नाम राकेश क्यों नहीं है, तेरा नाम राजेश क्यों नहीं है। आप उससे यह बात तो नहीं कर सकते ना। अगर उसका उद्भव एवं विकास, अगर उसका जन्म ब्रिटेन में हुआ है, तो उसकी भाषा में ही उसके नाम होंगे, उसके तौर तरीकों में ही उसके नाम छुपे हुए होंगे। ठीक इसी प्रकार से चूंकि ज्योग्राफी का विकास, ज्योग्राफी की जननी, ज्योग्राफी की आत्मा विज्ञान में समाई हुई है, तो इसकी शब्दावलियां भी तो विज्ञान की होंगी। और यह भी बात आप जानते हो कि जो आधुनिक विज्ञान है, जहां हम जियो साइंस की बात करें, भू विज्ञान की बात करें, तो भू विज्ञान का 90% भाग मित्रों जर्मन स्कूल्स में डेवलप हुआ, फ्रेंच स्कूल में डेवलप हुआ, ब्रिटिश एंड अमेरिकन स्कूल्स में डेवलप हुआ। मीन्स पाश्चात्य वर्ल्ड में इसका विकास हुआ। अगर पाश्चात्य वर्ल्ड में इसका विकास हुआ भू विज्ञान का, तो निश्चित रूप से इसकी शब्दावलियां भी, जो एप्रोप्रिएट शब्दावलियां हैं, उपयुक्त शब्द हैं, वह भी पाश्चात्य वर्ग के होंगे। तो इस विषय को समझने के लिए, इस विषय को जानने के लिए एक यह भी ध्यान रखना होगा आपको कि इसकी उपयुक्त शब्दावलियों का प्रयोग करना होगा। पर इसका मतलब यह नहीं कि आपको शब्दावलियां कठिन लगेंगी। हां, पहली बार सुनने में नई लगेंगी। नया लगना और अटपटा लगना या कठिन लगना, दोनों में अंतर है। नई शब्दावलियों का स्वागत करिएगा मित्रों, नई शब्दावलियों को आत्मसात करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसे नहीं करेंगे तो फर्क केवल इतना पड़ेगा कि मार्क्स घट जाएगा। दो प्रकार के बच्चे मेरे सामने आते हैं। एक वो बच्चा जो बहुत अच्छा पोटेंशियल वाला था, बहुत कैलिबर रखता था, उसे विषय का ज्ञान भी ठीक प्रकार से था, पर मेंस लिखा और मार्क्स कम लाया, सारे के सारे क्वेश्चंस का भी जवाब लिखा। लेकिन दूसरे बच्चे ने अपनी जानकारी को सीमित रखा, लेकिन एप्रोप्रिएट जानकारी रखी और अपनी हर बात को एप्रोप्रिएसी से रखा एग्जामिनर के सामने उत्तर लेखन के समय, तो निश्चित रूप से दूसरे बच्चे को अंक अधिक आता है, अंक अधिक आता है। तो यहां उस एप्रोप्रिएसी के लिए ध्यान रखना है कि उपयुक्त शब्दों का, विज्ञान सम्मत शब्दों का प्रयोग बहुत आवश्यक होता है, जो कि काफी सरल है, सहज है और विषय में भाषा के साथ साथ ही आपको धारा प्रवाह याद होते चले जाएंगे। पर आते हैं यहां से, आंतरिक बलों को हम अंतर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात मतलब अंतर के भाग से जो उत्पन्न होने वाली शक्ति थी। तो अंतर्जात जहां थे वहीं पर लौट कर आते हैं। अंतर्जात बल क्यों उत्पन्न हुए, अंतर्जात बलों का कारण क्या है, इसकी बात आर्थर होम्स ने समझाई संवहनिक धारा सिद्धांत में। किसमें समझाई मित्रों? संवहनिक धारा सिद्धांत में, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में, धारा सिद्धांत में। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आर्थर होम्स ने बताया कि पृथ्वी के अंतरतम की चट्टानें पिघली हुई हैं, जिनकी परतों में तापमान में अंतर है। तो तापमान में अंतर के कारण यहां पर निरंतर मैग्मा का त्रिआयामी संचरण प्राप्त होता है। उसी संचरण को ही हम क्या कहते हैं? संवहनिक धाराएं कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। तो
जब तक हम आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं रखेंगे तब तक हम अंतरतम में चलने वाली संवहनिक धाराओं को नहीं सीख सकते। जब तक हम संवहनिक धाराओं का ज्ञान ठीक से प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम पृथ्वी की अंतर्जात शक्ति को नहीं जान सकते। तो इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब है कि यह विषय अपने आप में क्रमबद्धता की मांग करता है। तो जब भी इसका अध्ययन करें, इसके पाठ्यक्रम के बिंदुओं को पढ़ने की कोशिश करें तो पाठ्यक्रम के बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से पढ़ें, एक के बाद एक सिस्टमेटिक रूप से पढ़ें, कक्षाओं को बंक नहीं करें ताकि पूरी तारतम्यता में विषय वस्तु संपूर्णता के साथ आपको समझ में आ जाए। पहला काम तो यह करना है। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है, समझते चले जाना। ये पहली बात मैंने समझाई। अब दूसरी बात, ये जो विषय है भूगोल आपका, इसकी प्रकृति पुनः दो प्रकार की है। प्रकृतियों के साथ ही सारा का सारा बात समझाता चलूंगा। इसकी प्रकृति पुनः दो प्रकार की है। एक तो परंपरागत भूगोल का सेक्शन है, परंपरागत भूगोल का सेक्शन है जो स्टैटिक है, जिसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। तो दूसरे तरफ समकालिक भूगोल, समकालिक या समसामयिक भूगोल का अंग है या हिस्सा है। उदाहरण देकर अभी समझाऊंगा। आज के न्यूज की खबरों को लेकर आपको समझाऊंगा, आपकी न्यूज की खबरों को लेकर समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगी। अब जैसे मान लीजिए आपने उठाया, मित्रों ध्यान रखना यह भी बात, अगर भूगोल के वर्तमान स्वरूप को देखें तो लगभग इसका 50 to 60% सेक्शन ट्रेडिशनल है, जिसमें बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन यहां जब बात करेंगे इस सेक्शन की तो लगभग 40% सेक्शन इसका कॉन्टेम्परेरी। ध्यान रखना, यहां पर करंट अफेयर्स की बात नहीं करनी है। यहां समकालिक भूगोल का मतलब यहां पर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, करंट ज्योग्राफी की बात नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो यहां पर जो ये ज्योग्राफी चल रही है, ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ा जाना है, कैसे पढ़ा जाना है। मैंने क्या कहा कि ये जो 50 से 60% का सेक्शन है और ये 40% का सेक्शन है, इसे आप कैसे समझ पाओगे और इन दोनों के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन को कैसे तैयार करना है कि आप इस विषय में सिद्धहस्त हो जाएं, आप इसमें महारत हासिल कर लें। अब इस दिशा में मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। इस दिशा में एटलस वगैरह के बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। बेबी आपने अपना नाम लिखा हुआ इसलिए मैंने आपका नाम लिया है इस तरह से, पर ध्यान से पहले अभी जो बात बता रहा हूं आपको सुनते जाना है, आपको सुनते जाना है। देखो, जैसे आपने पढ़ा जियोमॉर्फोलॉजी, आपने पढ़ा क्या? जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा, आपने पढ़ा क्लाइमेटोलॉजी, आपने पढ़ा मित्रों ओशियनोग्राफी। इन सब का भी 90% सेक्शन ट्रेडिशनल के अंतर्गत आता है और 10% सेक्शन कॉन्टेम्परेरी टॉपिक के अंतर्गत आता है। इन सब का भी कॉन्टेम्परेरी टॉपिक के अंतर्गत आता है। जनरली बच्चों में क्या किया जाता है कि जो ट्रेडिशनल टॉपिक होते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से तैयार कर लिया जाता है, बट जो कॉन्टेम्परेरी टॉपिक्स होते हैं उनको बंक कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों आपको यह भी नहीं करना है, आपको यह नहीं करना है। तो करना क्या है, आपको इन दोनों सेक्शन में बराबर के संतुलन को बनाते हुए अध्ययन करना है। बराबर के संतुलन में बराबर का संतुलन बनाते हुए अध्ययन करना। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो क्या है? आपको सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस याद होना चाहिए, ये बिंदु लिखते चलेंगे। सिलेबस याद होना चाहिए। जैसे पहली बात आपको यहां पर लिख लेना चाहिए कि इसकी प्रकृति विज्ञान तुल्य है, इसलिए क्रमबद्धता का ध्यान रखने के लिए हमें कक्षाएं स्किप नहीं करनी है। पहली बात तो आपको यह याद रखना है। दूसरा, चूंकि यह विज्ञान तुल्य है इसलिए हमें इसमें उत्तर लेखन करते समय
तकनीकीगत शब्दावलियों का प्रयोग करना है जो कि हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आपको कब याद हो चुकी होंगी पता भी नहीं चलेगा, लेकिन नवीनताओं का स्वागत अवश्य करिएगा। अगर प्रतिरोधी भाव से शब्दावलियों को सीखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कुछ भी नया शब्द आया मुस्कुराते हुए, वो नया शब्द मिला, देखो उसे भी करने के लिए क्या करना चाहिए। मान लो A4 की सीट है आपको, आप इसमें आप सारी की सारी बातें लिखते जा रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर दूसरा पैरा लिख रहे हैं। आपका जो यहां पर हाशिया है इधर का है, जैसे कोई नया शब्द इसमें मिला तो यहां पर लिख लीजिए, यहां पर नया शब्द मिला यहां पर लिख लीजिए, तीसरे पैरा का कोई नया शब्द मिला यहां पर लिख लीजिए। आपके पास एक दो पैरा, तीन पैरा, चार पैरा में एक ही दो तो शब्द मिलेंगे, उन्हें आपने यहां पर साइड में जैसे शब्द को लिखा, वो लिखते ही आपका शब्द वो आपका अपना हो चुका होता है। याद करने की इसी प्रक्रिया पर हमें अभी आगे बढ़ना है। थोड़ी देर बाद हमें मित्रों बात करनी है, इस पर करेंगे ना हम लोग थोड़ी देर बाद। लेकिन यहां पर सुने तो उन शब्दावलियों का स्वागत अवश्य करते रहिए। किसी ने पहली बार इस मशीन को दिखाकर हमें बताया होगा कि इसे मोबाइल फोन कहते हैं, तो हमने तुरंत याद किया कि इसे मोबाइल फोन कहते हैं। किसी ने इसे दिखाते हुए पहली बार हमें समझाया होगा कि इसे रिमोट कंट्रोल कहते हैं, तो यह रिमोट कंट्रोल हमने याद किया। लेकिन वहीं पर मैं अगर प्रतिरोधी भाव से इसे लेता कि नहीं मुझे यह शब्द नहीं सीखना है, तो क्या इस शब्द को आज हम उपयोग कर पाते? अब किसी भी बच्चे से आप पूछो, छोटा सा बच्चा भी होता है, एक नवजात शिशु जो पहली बात तोतली बोली से बोलना शुरू करता है, वो भी जैसे इस मशीन को देखेगा ना आपके हाथ में, वो भी धीरे से अपनी तोतली बोली से बोलता है मोबाइल, इसको भी बोलता है रिमोट, वो भी बोलने की कोशिश करता। तो ठीक इसी तरह से जब भी भूगोल की नवीन शब्दावलियां आए, उन्हें साइड में चुपचाप लिखते हुए मित्रों 1 से 2 बार बोलने की कोशिश करिएगा। वो शब्दावलियां मित्रों आपकी हो चुकी होंगी और वही शब्दावलियां आपके उत्तर लेखन में मैजिक क्रिएट करेंगी और शानदार मार्क्स लाने की दिशा में आपको अग्रसरित करेंगी। फिर से बताता हूं, तो आपने यहां पर यह देखा कि क्लास स्किप नहीं होनी चाहिए, सिस्टमैटिक रूप से पढ़ना है, सिस्टमैटिक रूप से पढ़ते हुए साइंटिफिक शब्दों का हमें उपयोग करते रहना है। तो दूसरी बात आपने पढ़ी कि भूगोल की प्रकृति चूंकि 2 तरह की है, ट्रेडिशनल है और कॉन्टेम्परेरी है, इसलिए ध्यान रखना है कि केवल ट्रेडिशनल सेक्शन पढ़ा जाए ऐसा नहीं करेंगे। दोनों सेक्शन को बराबर संतुलित भाव से पढ़ने का प्रयास करना है। पर हो क्या रहा है बच्चों के साथ कि इस सेक्शन को लेकर बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि इसमें उनको कुछ नयापन नहीं करने को पड़ता है, वही ट्रेडिशनल बातें पढ़ते जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यह भी सही है कि इस ट्रेडिशनल सेक्शन को करके आप 60 to 70% मार्क्स हल कर सकते हैं। पर मित्रों ये जो सेक्शन है, मैं यहां पर आपको केवल यह बताना चाहूंगा कि सारे के सारे शिक्षक समुदाय द्वारा या विद्यार्थियों द्वारा इस सेक्शन को छोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं आपको यहां पर 100% इस पूरे खंड को पढ़ाते हुए क्लास में याद करा दूंगा। लेकिन ये सब मैं करा पाऊं, इसके लिए आपको करना क्या होगा? सिलेबस याद करना होगा। आपकी सफलता पहले ही सुनिश्चित हो जाती है इस बात से कि मिलेगी या नहीं मिलती, सिलेबस आपको याद है या नहीं है। अगर आपने अपने सिलेबस को ठीक प्रकार से याद कर लिया, अब ऐसा नहीं है कि आपने सिलेबस कॉपी उठाया और सिर हिला कर रटे जा रहे हैं, रटना नहीं है। सिलेबस को 1 बार 2 बार 3 बार आप पढ़ते रहें, बीच बीच में सिलेबस उठाकर पढ़ते रहें कि हमें आखिर क्या क्या पढ़ना है। जब आपको सिलेबस याद हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसे आप कैसे कैसे आप मैनेज करते हो, उसका तौर तरीका यहां समझाते हैं। जैसे आपको सिलेबस याद हो गया, जैसे यहां पर आपको सिलेबस याद हो गया, और आज की ही खबर बताना चाहूंगा। आज न्यूज़पेपर में किसी ने यहीं पर एक समाचार पत्र पढ़ा हुआ था, मुझे दिखाया
कि समाचार पत्र में दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण अखबार में मैंने देखा कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य सीमा के विवाद को लेकर कुछ इशू उठा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य सीमा विवाद को लेकर एक इशू उठा है। अब सुनना मेरी बात, मैं क्यों कहता हूं सिलेबस याद होना चाहिए। जैसे ये इशू उठा, जैसे आपने एक अखबार में खबर पढ़ी, आपने खबर पढ़ी, यहां मैंने लिख दिया, सॉरी आपने, आपके लिए लिख दिया मैंने खबर, ओहो खबर पढ़ी आपने। अब खबर पढ़ी तो आपको यह पता हो जाएगा, सिलेबस पता है तो आपको पता हो जाएगा कि आप इस खबर को सिलेबस के किस बिंदु से जोड़ सकते हो। मान लो कि आपको सिलेबस नहीं पता, आजकल प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, प्रश्नों की प्रकृति होती है कि उसका आधा पक्ष, कल से तो अब प्रश्न भी उठाने होंगे हमें ना, तो उसके आधा पक्ष ट्रेडिशनल होता है तो आधा पक्ष कंटेम्प्रेरी होता है। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि आधे पक्ष ट्रेडिशनल टॉपिक को लेकर होंगे तो आधे पक्ष कंटेम्प्रेरी विषय को लेकर होंगे। अब आपने खबर पढ़ी तो है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि यह खबर आपके पाठ्यक्रम के किस अंग से जुड़ती है, तो क्या इस नवीन खबर को आप अपने विषय से जोड़ पाओगे? आपका जवाब होगा कि सर नहीं जोड़ पाएंगे। क्या आप कहोगे? कई बच्चों ने देखा है खबर तो बोल भी रहे हैं यस सर, अभी और बहुत सारी मुद्दे उठाने जा रहे हैं, यस सर। अगर आपने ये खबर पढ़ा भी तो सिलेबस याद ना होने की वजह से आप उसे जोड़ नहीं पाओगे कि कहां से जुड़ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आपने सिलेबस पढ़ा तो आपको समझ में आएगा कि हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल में से अमुख खबर पॉलिटिकल ज्योग्राफी से जुड़ रही है। किससे जुड़ रही मित्रों? पॉलिटिकल ज्योग्राफी से जुड़ रही, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से जुड़ रही है। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी के किस हिस्से से जुड़ रही है? तो आपने पढ़ा है नए राज्यों का आविर्भाव, आपके सिलेबस में बिंदु है। आपने दो बातें यहां पढ़ी है, एक तो आपने सिलेबस का बिंदु पढ़ा है, नए राज्यों का आविर्भाव पढ़ा है, मींस नए राज्यों के बारे में पढ़ा है, तो दूसरा पढ़ा है ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, मींस भारतीय संघवाद के भौगोलिक आधार। तो यहां पर आपका एक संघवाद भी विषय है, अर्थात अगर राज्यों के बीच सीमावर्ती विवाद उठ रहे हैं, उन सीमावर्ती विवादों से संघवाद पर किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लग रहा है या इस पर किस प्रकार से संकट का साया मंडराता हुआ दिख रहा है, इस पर गहरा डिबेट लिखा गया है, गहरा डिबेट लिखा गया। अब अगर आप इस डिबेट को पढ़ोगे तो आप सिलेबस के इस विषय बिंदु से उसे भली भांति प्रकार से जोड़ पाओगे, पर सिलेबस ही नहीं पता तो कैसे जोड़ोगे? दूसरा विषय बिंदु उठाता हूं दोस्तों, आज की ही खबर में, उसी प्रश्न पत्र में, उसी पेपर में मैंने बताया, आज के ही पेपर में बेसिकली बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड एक विषय वस्तु को उठाया गया है। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मित्रों? बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड एडिटोरियल पेज की बात मैं कर रहा हूं। एडिटोरियल पेज के लास्ट में जिनके पास प्रश्न पत्र पेपर पड़ा है आज उठा के भी देख भी सकते हैं। एडिटोरियल पेज के लास्ट कॉर्नर पे एक कॉलम आया है जिसका संबंध बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से है। रितु ने लिखा है कि यस सर बिल्कुल है, तो कई बच्चों ने तो देख भी लिया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अब समझाने में ज्यादा सहूलियत होगी। अगर आपने देखा कि ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक है तो जल्दी से बताना। अगर सिलेबस याद हो आपको कि जब हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में एक टॉपिक ही है बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी में आपको क्या पढ़ना होगा? बायोडायवर्सिटी क्या है,
बायोडायवर्सिटी के लाभ क्या हैं, बायोडायवर्सिटी के समक्ष समस्याएं क्या हैं, तो बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। तो जल्दी से बताओ, इस नवीन खबर को वहां पर आप जोड़ पाओगे कि नहीं जोड़ पाओगे? आप तुरंत दिमाग लगा डालोगे कि यह खबर जो यहां आज आई है, इसे हमें चस्पा करना है अपने सिलेबस के इस विषय बिंदु से। और दोस्तों सच कहता हूं कि जब भी कभी उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया और आपने उस खबर को मेंशन कर दिया अपने उत्तर में, एग्जामिनर की आंखों से आंसू टपक जाएगा कि वाह रे मेरे दोस्त, वाह रे मेरे विद्यार्थी, कितनी तो तूने मेहनत की होगी, तुझे तो पेन तोड़ कर भी मार्क्स दूंगा, और पक्का पक्का आपको मार्क्स देगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये आप तभी कर पाते हो जब आपको सिलेबस ठीक से याद होता है। इसीलिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है यहां पर कि आज ही सिलेबस को निकाल कर, उसका प्रिंट आउट निकलवा कर आपको 3-4-5 बार सिलेबस पढ़ना है। मोटा मोटा सिलेबस का खाका आपके मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए। मैं जानता हूं, देखो देखो, दो तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं आपको डेली आऊं और लॉलीपॉप खिलाऊं, और लॉलीपॉप खिला खिलाकर आपको बोलता जाऊं कि बस आशीर्वाद है, देव आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, यहां पर आपको सफलता मिल जाएगी। एक तो यह तरीका है, थोथी सी बातें, कोरी सी बातें जो मुझे करनी उचित न लगती हैं, न मैं कभी आपसे मित्रों करूंगा। दूसरा, मुझे पता है कि आपको फीवर है, मुझे पता है कि आपको मलेरिया बुखार है, तो मलेरिया बुखार के लिए कुनैन की कड़वे गोलियों के घूंट तो आपको पिलाने होंगे, क्योंकि बीमारियां ठीक करनी है तो निश्चित रूप से कुछ कड़वे घूंट पिलाने पड़ते हैं। तो दोस्तों मैं क्यों ना आपको कड़वे घूंट पिला दूं, और ऐसे कड़वे घूंट पिलाऊं कि आपकी बीमारियां छू हो जाएं और आपको कभी दोबारा मलेरिया हो ही नहीं, आपको दोबारा डेंगू हो ही नहीं, आपको दोबारा टाइफाइड हो ही नहीं। क्यों ना मैं ऐसे प्रयास करूं? तो दोस्तों मेरे द्वारा उसी प्रकार के प्रयास करवाए जाते हैं कि किसी भी स्थिति में आपको अब दोबारा तकलीफ ना हो। सिलेबस को लिखना नहीं है। सुप्रिया बेटा ध्यान से मेरी बात समझो, वही अगर संस्था ने अभी प्रिंट आउट मेरे पास भेज दिया है, पीडीएफ भेज दिया है, सुंदर सा पीडीएफ आ चुका है। अगर वो पीडीएफ आपके पास नहीं आया होगा तो अभी आज मैं बोलूंगा वो पीडीएफ आपके इसमें अपलोड हो जाएगा। बेसिकली कल तक की क्लास सबके लिए फ्री है, तो अभी पीडीएफ वगैरह अपलोड नहीं किए जा रहे होंगे। कल के बाद एक एक करके डेली टू डेली आपको एक एक पीडीएफ भी जरूरत के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सिलेबस मिल जाएगा, तो सिलेबस आप पढ़ेंगे। उस सिलेबस को पढ़ने का फर्क क्या पड़ेगा, आपको समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? तो ये करना है। ये दूसरी बात हुई। अब तीसरी बात की ओर चलते हैं। तीसरी बात में आपके मस्तिष्क में होगा कि सर क्या हम अपने विषय को पढ़ने से पहले, ऑप्शनल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स का अध्ययन करके आएं, या टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक्स का अध्ययन करें? अध्ययन करके क्या आना है, क्लास से पहले क्या करना है? तो ध्यान से, क्लास से पहले मैं चाहूंगा कि दो स्थितियां आप पैदा करना। पहला तो जो मैंने बेसिक रूप से, जैसे मुझे टॉपिक स्टार्ट करना है जियोमॉर्फोलॉजी से। क्या स्टार्ट करना है हमें? जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करना, भूआकृति विज्ञान से स्टार्ट करना है। तो आप लोग प्रयास करेंगे कि जो 11th क्लास की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, कौन सी है? भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक एनसीईआरटी है। इससे आप लोग जो स्थल मंडल का टॉपिक है जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी दिया हुआ है, इसे अवश्य पढ़ डालें। हम लोग परसों से क्लास स्टार्ट करेंगे, तो क्लास स्टार्ट करते करते प्रयास करें मेरे दोस्त, कम से कम शुरुआत के 1-2 चैप्टर इससे अवश्य पढ़ डालें। तो कुछ बच्चे होंगे जिनके पास खुल्लर की बुक है 11th की, तो खुल्लर महोदय की जो 11th वाली पुस्तक है, ये इस बुक से ही इस टॉपिक को पढ़ डालें। दो में से जो किताबें हों आपके पास, बट गाइड का सहारा नहीं लेंगे,
आप लोगों में से कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं सर केवल मेरे पास अमुख गाइडें पढ़ी है, परीक्षा वाणी पढ़ी है, महेश वर्णमाल पढ़ी है। तो ऐसी कोई भी गाइड कभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आपके सफलता के चांसेस धीरे धीरे घटने लगेंगे। आप कभी सफल भी होंगे तो किसी लोअर पीसीएस में, किसी पीसीएस में, और मुश्किल से मित्रों आप अपनी चीजों को ठीक कर पाएंगे। तो गाइड का सहारा कभी नहीं लेंगे, तो टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। और इन टेक्स्ट बुक को पढ़कर जब आप क्लास में उपस्थित हो, पहली बात तो आपका यह हो गया कि आप क्लास में उपस्थित होने से पहले इन टेक्स्ट बुक के उस टॉपिक को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना आरंभ करें मैं वही कहना चाहता हूं। उन टॉपिक को पढ़ेंगे। अब आपके मस्तिष्क में कौन सी बात बैठी है, कौन सी बात नहीं बैठी, इसका ख्याल ही नहीं रखेंगे। मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने इसे पढ़ा तो अवश्य है, लेकिन जो पढ़ा है आपको याद कितने परसेंट है? तो याद आपको 0% है, 0% है मित्रों। आपने पढ़ा है बट आपको 0% टॉपिक याद है, और अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा ये मानते हुए। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? अगर आपने इस बात को पढ़ रखा है कि इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, पढ़ा बस है आपने एक बार, आपको याद 0% है, तो निश्चित रूप से मित्रों जब भी मैं पढ़ा रहा होऊंगा तो कोई भी नया शब्द आएगा या कोई नई संकल्पना आएगी, उस नई संकल्पना या शब्द का आप स्वागत कर रहे होंगे। याद करो मेरी बात। अगर आपने पहली बार किताबों में भी, अरे बच्चों की किताबें हैं, 11वीं 12वीं किताबें हैं, आप तो आईएएस बनना चाहते हो ना मित्रों, तो ये तमाम बातें तो कम से कम शब्दावलियों को आप ध्यान से पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? जैसे आपने पढ़ा, आपको भूल गया तो भूलने दो ना, याद कैसे रखना वो मैं समझाऊंगा। आपको भूल गया और भूल कर आपको आना है, और क्लास में जब भी बैठना है मानकर चलना है कि सब कुछ 0 है, आपको कुछ भी याद नहीं है। अब सब कुछ यहां से शुरू होगा, तब मैं बेस से लेकर एडवांस तक आपके यूपीएससी की डिमांड को क्लास में ही फुलफिल कराने का प्रयास करूंगा मित्रों। तो मेरे द्वारा ईच एंड एवरी एफर्ट दिए जाएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी तमाम रिक्वायरमेंट को यहां पर पूरा करने का मेरे द्वारा प्रयास कराया जाएगा। तो ठीक है ना। पहला ध्यान से क्लासेस स्किप नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सिलेबस याद करना है। तीसरा, जो बेसिक टेक्स्ट बुक हैं उन बेसिक टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, और बेसिक टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद क्लास में उपस्थित होना है। अब क्लास में आप उपस्थित हो चुके हैं, क्लास आपकी चल चुकी है, और क्लास में आपने आज का टॉपिक आज पढ़ा। अब क्या करना है? क्लास के दौरान, क्लास से पहले हो गया, अब क्लास के दौरान की बातें हैं। क्लास के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है? क्लास के दौरान कौन सा बच्चा क्या कमेंट्स कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इस बात का ख्याल नहीं रखना है, बल्कि आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि किसी बच्चे को क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता, बट मुझे केवल इतना पता है कि मुझे इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, तो सर से पूछना चाहिए। याद रखना मेरे दोस्तों, कभी भी कोई प्रश्न बड़ा या छोटा नहीं होता, कभी भी कोई प्रश्न बड़ा या छोटा नहीं होता। प्रश्नों को पूछने में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके और मेरे बीच की बिलोंगिंगनेस मित्रवत पैदा ही हुई है, मित्रवत विकसित ही हुई है, मैं आपको दोस्तों कहता हूं, आपको मित्र के तरह व्यवहार करने की बात करता हूं, तो ध्यान रखना, मैं चाहता भी हूं कि आप अपनी हर समस्या को मुझसे खुलकर रखें, मुझसे खुलकर डिस्कस रखें, मुझसे खुलकर डिस्कस करें, ताकि मैं आपको, अच्छी बात होगी तो वहीं पर प्रोवोक करके आपको और आगे बढ़ाएंगे। अगर वो बात वहां रुकावट पैदा करने वाली होगी या संकट पैदा करने वाली होगी तो वहीं पर समझा के आपको उन बातों से अलग कर देंगे, पूरी तरह से अलग कर देंगे, जिससे आपको कभी किसी तरह की क्षति ना हो। मानसी जायसवाल ने लिखा, सर इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड के लिए माजिद हुसैन जी की मेरे पास बुक है, वो गाइड है जिसकी बात आप कर रहे हैं, दोनों को मिलाकर लिखी गई है, वो गाइड है मानसी, उन किताबों को नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, ओके, नहीं पढ़ना। बार बार मैसेज मत किया करो, मैं वैसे भी मैसेज देख लेता हूं, तो समय रहते जवाब दूंगा ही, समय रहते जवाब दूंगा ही।
ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखा करो। मानसी, आपके माध्यम से और भी बच्चों में, अब बार बार वही मैसेज करोगे तो कमेंट्स सबका आगे चला जाएगा, मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। पर जैसे आपने कमेंट्स किया तुरंत जवाब नहीं दिया जा सकता। कमेंट्स मैंने पढ़ लिया, जैसे मेरी बात ब्रेक होगी आफ्टर दैट मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, ठीक है ना। अभी ऑप्शनल के साथ जीएस पढ़ना नहीं पढ़ना थोड़ी देर तक के लिए रुके, मैं बोलूंगा ना कैसे मैनेज करना है समय को, तो बस थोड़ा देर रुके सब, ठीक है, थोड़ा देर रुकेंगे। पॉलिटी ऑनर्स से हूं, कंफ्यूज हूं, क्या करूं। अर्जुन, किसी भी विषय से हैं, अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आता है, अगर आपको ज्योग्राफी की महत्ता नजर आती है, तो आप इस विषय को सस्वागत आप ले सकते हो और निश्चित रूप से आप इस पर न्याय करोगे। बस मैं इतनी बात करूंगा और कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, है ना। चलो आए, फिर से आए। तो यहां पर आपको क्या करना है, पहली बात मैंने ये कही, दूसरी बात आपको सिलेबस याद करने की कही, तीसरी बात मैंने कहा है कि जब भी क्लास आए, क्लास में बेसिक चीजों को पढ़कर आए तो आपको क्लास अधिक समझ में आएगी। अब आगे, अब क्लास के दौरान क्या होगा, क्लास के दौरान आप अपनी जो भी प्रश्न हो, क्लास में शुरू में ही जब आप उपस्थित हो तो शुरू के 5 से 10 मिनट तक, 10 मिनट तक, मैं तो कहूंगा शुरू के 5 मिनट में ही आप अपने सारे क्वेश्चंस लिख दें। अब जैसे अभी लिख रहे हैं, मैं देख भी नहीं रहा हूं, सारे क्वेश्चंस लिख दें। आप लास्ट के 10 मिनट में या 5 मिनट में, क्योंकि क्लास पूरे टाइम तक चलेगी, 10 मिनट में आप सारे क्वेश्चन लिख दें। मैं इन सारे प्रश्नों का जवाब प्रत्येक दिन दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है कि मेरे प्रत्येक विद्यार्थियों को बातें 100% समझ में आनी चाहिए। तो 100% विद्यार्थियों को 100% बातें समझाने के लिए मुझे उनके प्रश्नों का भी तो जवाब देना होगा। उन प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे और आफ्टर दैट ध्यान से मैं लगभग 1 घंटा 40 से 1 घंटे 50 मिनट बिना किसी बातचीत किए आपको सिलेबस के विषय बिंदु को पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? और अपेक्षा रखूंगा कि उस 1 घंटे 45 से 50 मिनट में, मींस 1.25 घंटे के समय में आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं डिस्टर्ब होता नहीं हूं, लेकिन आप अगर लगातार बार बार अनर्गल सी बातें पूछेंगे तो आपके तमाम मित्र डिस्टर्ब होते हैं कमेंट्स के माध्यम से, तो ऐसा नहीं करेंगे। अदरवाइज मैं इसके लिए दंडित भी कर सकता हूं, ये भी ध्यान रखेंगे। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, दंडित भी कर सकता हूं, और मेरे द्वारा दिया गया दंड आपको काफी महंगा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा दोस्तों? इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। तो ये बात हो गई कि क्लास में जो भी पढ़ाऊंगा पूरी तरह से क्लास में 100% विद्यार्थियों को 100% समझ में आ जाए, इसके प्रयास करूंगा। इसके क्रम में कोई भी प्रश्न शेष रह जाता है तो उस प्रश्न का जवाब उसी क्लास में दूंगा, और जब क्लास में तमाम बातों के जवाब हो चुके होंगे तब क्लास को छोड़ूंगा। उसका फायदा क्या होगा आपको? उसका फायदा यह होगा कि जब आप क्लास छोड़ोगे तो आपके मस्तिष्क में किसी तरह का प्रश्न शेष बचा नहीं होगा, तो आपको बहुत अधिक समय आपको अपनी कक्षा के लिए देना नहीं होगा। तो इस रूप से आपको कक्षाएं लेनी है, और कक्षा के अब बाद क्या करना है? कक्षा ले लिया आपने क्लास से पहले की बात को सुना, अब क्लास के दौरान की बात को सुना, अब क्लास के उपरांत क्या करना है? क्लास समाप्त हो गई, क्लास समाप्त हो गई, या क्लास के उपरांत, प्रत्येक क्लास के उपरांत अब आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि मैंने 3 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लास ली, अब 5 बजे क्लास आपकी समाप्त हुई। कई बच्चे क्या करते हैं, सपोज यहां पर कुछ ऐसा रखा हो तो मैं देखता हूं, हाँ यहां पर कुछ ऐसी एक फाइल पड़ी हुई है, मैं इसी के उदाहरण से मैं बताना चाहूंगा। बच्चे करते क्या हैं दोस्तों कि सपोज अभी उन्होंने लिखा, पढ़ा, सब कुछ किया, 2 घंटे तक पढ़ा, और मैंने कहा कि दोस्तों क्लास समाप्त होती है। आपने मुस्कुराया, आपने एक थैंकफुलनेस के लिए थैंक यू सर मैसेज किया, अपनी कॉपी को बंद किया, मोबाइल फोन को बंद किया, और चटपट उठे और मस्ती करने के लिए चल दिए। ऐसे विद्यार्थियों के साथ हमेशा एक समस्या आती है कि कुछ देर तक तो विषय वस्तु याद रहता है और कुछ देर के बाद सब कुछ वॉश आउट हो जाता है, सब कुछ वॉश आउट हो जाता है।
तो ध्यान रखें सभी के सभी, ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, क्लास के उपरांत आपको अपनी टेबल चेयर से नहीं उठना है। लिखो सभी के सभी, क्या करेंगे, टेबल चेयर, जो भी है टेबल चेयर में बैठकर जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिस मूड से भी आप जहां भी पढ़ रहे हैं, आपको उसको नहीं छोड़ना है। कितनी देर के लिए नहीं छोड़ना है यह भी बता देता हूं, नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना है। कितनी देर के लिए, केवल 10 मिनट के लिए, केवल क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो इस 10 मिनट में क्या करेंगे, याद रखने का नायाब तरीका भी समझाने जा रहा हूं, एक एक करके सब चीज सुनते जाएं। आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। आप 10 मिनट के लिए मित्रों आप अपनी टेबल चेयर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आप अपने चश्मे को उतारिए, जो भी जैसा है, आप टेबल चेयर पर ही आंख बंद करेंगे। प्रयोग करिए दोस्तों, आप अपनी आंखें बंद करेंगे और आंख बंद करके केवल विचार करेंगे कि सर ने आज मुझे वायु राशियों का टॉपिक पढ़ाया। वायु राशियों के टॉपिक में इन 3-4 विषय बिंदुओं की चर्चा की। वायु राशियां क्या होती हैं, वायु राशियों के उत्पत्ति की आदर्श दशाएं क्या हैं, वायु राशियों की विशेषताएं क्या होती हैं, वायु राशियों के प्रकार क्या हैं, वायु राशियों द्वारा प्रभावित मौसम या वायु राशियों द्वारा उत्पन्न मौसमी दशाएं कैसी होंगी। इतनी ही बातें सर ने पढ़ाई है। इतनी बातों में क्या सब कुछ मुझे याद है? यस, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, सब कुछ मुझे याद है। प्यार से मुस्कुराइए और अपनी आंखें खोलिए। दोस्तों सच कहता हूं, अगर आपने ये 5-7 मिनट का डेली का एक्सपेरिमेंट किया ना, आपका जीवन बदल जाएगा। अभी और भी कुछ चीजें सम्मिलित करना चाहूंगा, आपका जीवन बदल जाएगा, लेकिन आपको विचार करना है। आपने पढ़ा आज समुद्री धाराएं, आपको पुनः आंख बंद करनी है और सोचना है, सर ने बताया है कि समुद्री जल स्थिर नहीं है, बल्कि उसमें डायनामिज्म पाया जा रहा है, उसमें गत्यात्मकता पाई जा रही है। समुद्री जल की गत्यात्मकता में क्षैतिज संचरण के एक विशिष्ट रूप को ही धारा कहते हैं। तो धाराओं के उत्पत्ति के कारक निम्न निम्न हैं। धाराएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। हिंद महासागर की धाराएं अमुक हैं, उनके द्वारा तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार से जलवायविक परिवर्तन किस प्रकार से जलवायु कटिबंध विकसित किए गए, तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किए गए, तथा इन समुद्री धाराओं की आर्थिक जगत में, इन समुद्री धाराओं की नव परिवहन जगत में किस किस प्रकार से प्रभाविताएं होती हैं, ये तमाम पक्षों का सर ने इस प्रकार से अध्ययन कराया है। सर ने जो पढ़ाया मेरी नजरों के सामने बंद नेत्रों से सब गुजर रहा है। कुछ ऐसा गुजर रहा है जैसे एक फिल्म चल रही हो। मित्रों, आपको दुनिया की कोई ताकत असफल नहीं कर सकती। पर करना कैसे है? जैसे आपका क्लास समाप्त हुआ तब करना है। अगर क्लास के समाप्ति के बाद आप उठकर चले गए ना, रफू चक्कर हो गए ना मित्रों, कुछ नहीं याद रहेगा, आप समस्याओं में फंसोगे और फिर बार बार आप केवल रोते गाते बैठे रहोगे। सर कुछ याद ही नहीं रहता। पढ़ते तो डेली हैं, लेकिन सर याद ही नहीं रहता, एक सप्ताह बाद भूल जाता। मैं एक सप्ताह बाद भी याद रखने का भी नायाब तरीका बताता हूं। दोस्तों आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं, अपनी बात नहीं बता रहा। सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8:30 बजे तक क्लास लेता हूं। न सुबह मेरे हाथ में कोई नोट्स होता, न रात में कोई मेरे हाथ में नोट्स होता। ऑप्शनल की 3 कक्षाएं 2 कक्षाएं चलती हैं, तो जीएस की भी 2-3 कक्षाएं चलती हैं, पर फिर भी न फैक्ट्स के लिए नोट्स की जरूरत पड़ती, न कॉन्सेप्ट्स के लिए नोट्स की जरूरत पड़ती है। तो दूसरी विशेषता और भी बता दूं, प्रत्येक क्लास
सुबह की क्लास और शाम की क्लास में अगर एक टॉपिक भी चल रहा होता है ना, तो उसकी पूरी भाषा बदल गई होती है। फैक्ट और कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं, लेकिन पूरी भाषा बदली होती है, पूरा तरीका बदला होता। तो आखिर मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? मुझसे बच्चे पूछते भी हैं कि सर क्या है आपके मस्तिष्क में कि ना कभी किताबें देखने की जरूरत पड़ती, न कॉपी देखने की जरूरत पड़ती, न कुछ करने के, लेकिन आप लगातार चीजों को धारा प्रवाह इसी तरह पढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका है, और मैं चाहता हूं कि मेरा प्रत्येक विद्यार्थी वो मुझसे तरीका लेकर जाए और कुछ अपने जीवन में इतना बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़े कि मजा आ जाए। जब भी मैं सोचूं कि ये मेरा विद्यार्थी है, मेरा दिल पुलकित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, हर्षित हो जाए। इसके प्रयास के लिए मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं। इसके प्रयास के लिए मंजीत प्रजापति ने लिखा है मेरा बैच परचेज नहीं हो रहा है सर। तो मंजीत आपको संस्था से बात करनी होगी, संस्था से बात करिए। ये सारी चीजें हमें नहीं पता होती, शिक्षकों को नहीं पता होती, आपको संस्था से इन तमाम विषय वस्तुओं पर बात करनी है। क्वेश्चन नंबर फोन नंबर भी अवेलेबल होते हैं, फोन करिए, आपको वहां तुरंत मदद मिलेगी, तुरंत मदद मिलेगी। ठीक है, अब आगे बताता हूं। अभी आपने ये 10 मिनट कर लिया, अभी आगे बात चलिए, सुनिए। 10 मिनट अगर आपने ये किया तो 10 मिनट करने के बाद अब आपके मस्तिष्क में क्या चीज होगा कि आपने जो पढ़ा है आपको एक सप्ताह तक लगभग 60% याद रहेगा और 40% वो भी भूल चुका होगा। अब ये 40% भी ना भूले उसके लिए क्या करना है? आपको एक बड़ी जबरदस्त सी कहानी सुनाता हूं, एक बड़ी जबरदस्त सी कहानी सुनाता हूं और आप ध्यान रखना। इसके लिए फिर क्या तरीका होता है मैं वो समझाना चाहूंगा। दोस्तों आप अब सब मेरे कंधे के बराबर हो, कहते हैं ना कि अगर बेटा भी कंधे के बराबर आ चुका हो तो उससे व्यवहार मित्रवत करना चाहिए। तो आप में से तो कुछ तो मेरे कंधे से भी ऊपर होंगे या नहीं होंगे? आप सब मेरे छोटे भाई हो मित्रों, सब मेरे छोटे भाई हो। अब चलो एक ठिठोली सी बात लेकिन वास्तविकता की ओर ले चलता हूं। आप अपनी बुलेट चला रहे हैं, आप अपनी मोटर बाइक चला रहे हैं, खासा फर्राटा दौड़ती हुई मोटर बाइक आपके शहर के किसी एक रेड लाइट में खड़ी हुई, लाल बत्ती मिली और आप वहां पर खड़े हो गए। अब उस लाल बत्ती में जैसे खड़े हुए, आपके शहर में बहुत ज्यादा हेलमेट का चलन नहीं है, यह हेलमेट का चलन था भी तो आपने क्या देखा कि एक बगल में आपके स्कूटी खड़ी हुई है। ध्यान से सुनना बात को, एक बगल में आपकी स्कूटी खड़ी हुई है और स्कूटी थोड़ी देर के लिए अपना हेलमेट उतारती है। अब स्कूटी कहने से मतलब आप समझ चुके होंगे, स्कूटी अपना थोड़ी देर के लिए हेलमेट उतारती है और जैसे हेलमेट उतरा आपकी नजरें उन पर पड़ी और मित्रों कुछ ही सेकंड्स के लिए आपने उन्हें घूर कर देखा। जी भर के निगाहें, भर कर निगाहें आप देख पाते उससे पहले कहीं ग्रीन लाइट हो गई, ग्रीन सिग्नल हो गया, स्कूटी फर्राटा देती हुई फिर से आगे बढ़ गई। आपको जिधर जाना था वो दूसरी गलियों की ओर कहीं मुड़ गई और मित्रों कुछ ही सेकंड्स आपने उस चेहरे को देखा था लेकिन हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया। और आप सब बदमाश बच्चों, मुझे सब पता है, आप अब उस रेड लाइट पर उस समय महीनों महीनों खड़े होने की कोशिश करोगे कि काश ऐसा फिर से कोई दिन आए कि वो चेहरा फिर से नजर आ जाए। कभी नहीं भूलेगा। कहीं आप गलती से भी वो चेहरा देख लोगे तब भी याद आ जाएगा, वाह मेरी तो किस्मत ही खुल गई यार, फिर से आज वो चेहरा दिख गया। कहीं से मुझे इनका फोन नंबर नहीं मिल जाएगा। मन में अब ख्याली पुलाव चलने लगेंगे। मींस एक चेहरा जो कुछ एक सेकंड्स के लिए दिखा था आपको हमेशा के लिए याद हो गया। और अगर मैं पूछूं कि आज सुबह आप घर से निकलकर कोचिंग तक आए थे, आपने कितने चेहरे देखे, तो आपने हजारों व्यक्तियों को देखा होगा मित्रों। मेट्रो से भी आए होंगे आप, बस से भी आए होंगे आप, लेकिन आपको एक चेहरा याद नहीं हुआ। वो एक सेकंड्स का दीदार क्यों हमेशा हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में बैठ गया। और मैं तो यह भी कहूंगा कि आपकी बूढ़ी थरथराती जवानी में भी कभी ना कभी वो चेहरा कुलाचे मारकर आपके सामने जरूर आएगा।
तो मित्रों, एक वो चेहरा जो सेकंड्स बस के लिए दिखा था हमेशा के लिए याद हो गया, और आपको आपका विषय जो आपका जीवन निर्माण करने वाला है वो नहीं याद होता। तो क्यों? आखिर वो चेहरा क्यों याद हुआ, तो हमारा विषय क्यों नहीं याद होता? इन दोनों बातों के बीच का एक बेसिक अंतर मैं बताऊं, उससे पहले एक और नई बात सुनो। एक और नई बात सुनो दोस्तों। मुझसे किसी ने पूछा, सर आपका फोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है? मैंने उससे कहा कि यार मुझे फोन नंबर याद ही नहीं होते। मेरा एक दोस्त था ऐसा कमबख्त, नाम अब इस मंच पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम बोलूंगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुनेगा और मेरी टांगे खींचेगा, रोज टांगे खींचेगा मेरी। जब भी मैं पढ़ता होता तो आता बोलता क्या पढ़ता है, ये करता है, वो करता है, और हमेशा एक ही शिकायत करता रहता, मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता। एक दिन की बात है, हड़बड़ 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 मुस्कुराता हुआ आया। दिल्ली में ही, यहीं दिल्ली के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे, दिल्ली में ही बात कर रहे हैं। दिल्ली में ही मेरे फ्लैट पर आया। मैं बोला क्यों, क्या हो गया, कैसे आज बड़ा हड़बड़ाया आया है, चेहरे में उमंग है पर फिर भी हड़बड़ाया है? तो बोला कि जल्दी से एक फोन नंबर लिख, फोन नंबर लिख। मैं बोला क्या हो गया, जल्दी से लिखता हूँ, कोई बात नहीं। फटाफट 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 वो मुझे एक फ़ोन नंबर बोला और मैंने लिख दिया फ़ोन नंबर। फिर मैंने पूछा इस फ़ोन नंबर के पीछे की वजह क्या है, तू इतना उत्साहित क्यों है? तो बोलता तुझे नहीं पता आज ये उसका नंबर है। मैंने बोला किसका नंबर है जी? तो बोलता है जिसके बारे में मैं तुझे रोज बताया करता हूँ। बोले तुझे नंबर कहाँ से मिल गया ये? तो बोलता है, और वास्तविकता की बात बता रहा हूँ मित्रों, ये वास्तविक घटना की बात बता रहा हूँ, और सच्चाई है कि जिनके बारे में बोलता था वो लड़की आज उसकी पत्नी भी है। तो ध्यान से सुनना। मैं बोला कि तुझे कैसे नंबर उसका मिल गया? तो बोले कि एक्चुअली वो सुमित की दुकान में अपना मोबाइल फोन रिचार्ज, मैं 2009 की बात कर रहा हूं, जब अपने से रिचार्ज नहीं हुआ करता था, 2009 की बात कर रहा हूं, रिचार्ज कराने के लिए आई थी और सुमित से बोली भैया भैया मेरा फोन रिचार्ज करना। जैसे नंबर बोली तो मैंने नंबर याद किया और आके तुझे बताया, तुझसे लिखा दिया कि अब भूले ना। तो मैं बोला अबे गधे, तू मुझसे डेली बोलता तुझे कुछ याद नहीं होता। उससे 10 अंक का मोबाइल नंबर उसने सुमित को एक बार बोला और एक बार में तुझे याद हो गया, और वहां से चलता चलता तू मेरे घर तक पहुंचा और तुझे तब तक याद था, और तुझे अपना विषय याद नहीं होता है। तो बोला हे और हे करके बात को झुठला दिया मित्रों। तो मैंने उसे समझाया कि सुन, तुझे सब कुछ याद रहता है अरुण, सॉरी मैंने नाम भी ले ही लिया, तुझे सब कुछ याद रहता है। तू अपनी मटर गश्तियों में जिन चीजों को याद करना चाहता है उन्हें तो याद रखता है, लेकिन मटर गश्तियों में अपनी पढ़ाई को ही भूल जाता है। तो बेसिकली सच्चाई है मित्रों कि यह मस्तिष्क कमबख्त उन तमाम बातों को याद रखता है जिन्हें तत्क्षण भूल जाना चाहिए। याद रखो दोस्तों, ये याद तो उन चीजों को भी रखता है जिन्हें तत्क्षण भूल जाना चाहिए, लेकिन ये याद उन चीजों को भी नहीं रखता जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। इसकी प्रवृत्ति होती है कि यह हमें बेवकूफ बनाता रहता है। अगर इस पर विजय पाना चाहते हो ना, तो इसे बेवकूफ बनाना शुरू करो। ये आपके पीछे पीछे घूमेगा और ठीक उस प्रकार से मित्रों आपके साथ चलेगा जैसे होता है ना कि दूर खड़ा कुत्ता भौंकता रहता है, लेकिन आप उसके पास में चले जाओ साहस करके, तो आपके पैरों के तले चारों पैर ऊपर करके लौटने लगता है। उसी तरह का यह मस्तिष्क है कि अगर इसे आप बेवकूफ बनाना शुरू करो ना, तो आपके पैरों में गुलाम और दास की भांति चारों टांगे ऊपर करके लौटने लगेगा, और उस दिन आप पूरी तरह से इसमें नियंत्रण पा चुके होंगे। लेकिन नियंत्रण की विधा क्या है मैंने उसे समझाया, और दोस्तों आज आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर कोई चीज भूलती क्यों नहीं है। समझना, जो चेहरा आपको वहां पर रेड लाइट में दिखा था ना, कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखा, लेकिन आपके मस्तिष्क ने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में उसे हजारों हजारों बार सोचा। वाह यार क्या चेहरा था, क्या कमशिन निगाहें थी, तमाम दुनिया भर की बातें सोचते रहते हो कमबख्त मस्तिष्क वालों, सब सोचते रहते हो आप, सब सोचते रहते हो मित्रों। इतने बार आपने उस नयन नेत्र को अपने मस्तिष्क में सोचा है कि अब आपको वह कभी नहीं भूलेगा। जब उसने फोन नंबर बताया, मैं अपने उसी दोस्त से आज भी कहता हूं, वो कुछ नहीं कर रहा,
लेकिन लड़की की बात बता दूं, लड़की मित्रों उत्तर प्रदेश सरकार में आरटीओ है। और मैं आज भी कहता हूं, दोनों से मिलता हूं, मुस्कुराता हूं, मैं तो उसको दोनों को डींगे हाँकता हुआ यही कहता हूं कि तुझे यही बुद्धू आदमी मिला था शादी करने के लिए, क्योंकि वो भी मेरे पहचान की, ये भी मेरे पहचान का। तो आज मुस्कुराती है, कहती है चलिए कोई बात नहीं राजेश जी, हो गया जो था वो था। तो मित्रों आज भी वो उदाहरण आपसे कहूं कि उस बुद्धू व्यक्ति को एक बार में अगर फोन नंबर याद था तो क्या किया था, उसके पीछे का कारण समझो कि वहां से चलकर जब मेरे घर की ओर आया तो उसने उस फोन नंबर को 100 बार अपने मानस पटल में दोहराया। और मित्रों वो लिखाया तो मुझे, लेकिन यकीन से बताता हूं, सौगंध से बताता हूं, उसने मुझसे कभी दोबारा फोन नंबर पूछा नहीं। वो नंबर हमेशा हमेशा के लिए उसे याद था। ठीक इसी प्रकार की प्रवृत्ति हमारे मस्तिष्क की हमेशा होती है। जब आप किसी बात को बार बार मेमोराइज करते हो तो वो चीजें नहीं भूलती। और वो मेमोराइजेशन के लिए क्या करना है, आपको सप्ताह में, ध्यान से सभी के सभी लोग सुनेंगे, आपको सप्ताह में 5 दिन पढ़ना है। 5 डेज कंटिन्यू क्लास लेनी है, 5 दिन क्लास लेनी है। 5 डेज आप क्लास करेंगे, 5 दिन क्लास करेंगे। और क्लास करने के बाद, अभी मैंने 10 मिनट की ये बात बताई थी, और 10 मिनट के बाद की प्रक्रिया को सुनना ध्यान से। क्या करना है, 10 मिनट आपने ये विचार किया, और 10 मिनट विचार करने के बाद आगे का जो आपका 5 मिनट होना चाहिए वो किस में जाएगा। आपने 10 मिनट सोचा कि सर ने आज क्या पढ़ाया है, अब आगे का 5 मिनट क्या करना है। आगे का 5 मिनट, जैसे मेरे पास ये पेपर पड़े हैं, ये सीट पड़ी है ना, किसी भी चीज की सीट है, संस्था की सीट है, मैं इसका उपयोग करूं, हो सकता है मुझे डांटे लेकिन मैं उपयोग कर लेता हूं, ठीक है ना, उपयोग कर लेता हूं, कुछ भी होगा। ऐसी आपके पास सीट्स होगी। इस सीट में आपको क्या करना है, इस सीट को आप A4 साइज का बनाइए या कुछ भी साइज का बनाइए। इस सीट में आज के इस पूरे टॉपिक की छोटी छोटी समरी लिखिए। और समरी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सपोज मैंने पढ़ाया भूकंप आपको, अब भूकंप पढ़ाया, टॉपिक अलग अलग उदाहरण इसलिए देते जाते हैं कि आपको नई नई चीजें समझ में आने लगे। सपोज हमने भूकंप पढ़ाया, तो भूकंप में आपने इसकी सबसे पहले परिभाषा लिखी। तो आपको ऐसे साइनॉप्सिस बनाना है, परिभाषा, और परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन। परिभाषा के बाद लिखा हमने तरंगे, और तरंगे में लिखा आपने कुछ ऐसा, तरंगे में लिखा एक फोकस से उत्पन्न, तो एक एपिसेंटर से उत्पन्न, फोकस से उत्पन्न में 2 लिखा, एक P लिखा, एक S लिखा, एपिसेंटर से उत्पन्न में आपने 2 लिखा, एक रैले लिखा, एक लव तरंग लिखा। अब तरंगों का आपने लिखा मापन, अब तरंगों का मापन लिखा तो 2 विधियां लिखा आपने, एक रिक्टर पैमाना लिखा तो एक मर्केली पैमाना लिखा। इसमें बेसिकली परिमाण का मापन है तो परिमाण लिख दिया, इसमें तीव्रता का मापन है तो तीव्रता लिख दिया। फिर इसको भूकंप के कारक लिख दिए, तो जब कारक लिखे यहां पर तो फ्लो चार्ट बना दिए, यहां पर प्राकृतिक कारक लिख दिए, एक मानव जनित कारक लिख दिए, प्राकृतिक के 3-4 बिंदु, मानव के 3-4 बिंदु, और लास्ट में भूकंप का प्रभाव लिख दिया। प्रभाव 2 प्रकार का लिखा, पॉजिटिव लिख दिया, निगेटिव लिख दिया। आपका टॉपिक समाप्त दोस्तों, आपका टॉपिक समाप्त। अर्थात एक टॉपिक जिसे मैंने 5 से 7 पेज 8 पेज में पढ़ाया था, आपने पेज के एक छोटे हिस्से में कुछ इस तरह से साइनॉप्सिस बनाया हुआ है, आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और सभी विद्यार्थियों को डेली ये काम करना है, डेली ये काम करना है। समझते जाना ध्यान से। ओ शालिनी, आप उन्हें मुझे प्रणाम कहिएगा और बोलिएगा कि सर लोगों को, बच्चों को बातें समझाने के लिए तमाम बातें भी कहानियों के रूप में सुनानी पड़ती हैं। क्षमा चाहूँगा अगर मेरी कोई ऐसी बात हो, लेकिन ये सब वास्तविकताओं की कहानियाँ हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है और हमें समझना भी चाहिए, हमें जानना भी चाहिए। और याद रखने का नायाब तरीका मैं आपको यहीं से इसी बात से सिखाना चाहता हूँ। शालिनी, उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा। ओके, चलिए आइए सभी बच्चे फिर से यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहां आपने क्या देखा कि आपने शुरू में 5 मिनट तो आंखें बंद करके कि सर ने आज क्या पढ़ाया है उसको रिवाइज किया, मेमोराइज किया। वो 5 मिनट ठीक उसी प्रकार से मैजिक क्रिएट करेगा जैसे रेड लाइट में
कुछ सेकंड्स के लिए दिखा हुआ सुंदर सा चेहरा हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में बैठा, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों ये मैजिक क्रिएट करेगा। आपके विषय का सुंदर सा परिदृश्य आपके मस्तिष्क में उभर कर सामने आ जाएगा, और वही जो बात आपने विचार की है उसी बात को यहां पर साइनॉप्सिस के रूप में लिखना है। लिख दिया आपने। हमने क्लास पढ़ाई सपोज 2 घंटे, 2 घंटे में भी लास्ट का 5 मिनट होगा नहीं, उस 5 मिनट को भी यहां शामिल कर लो और 10 मिनट और एक्स्ट्रा बना दो। कुल मिलाकर 2 घंटे 10 मिनट आपको मेरे साथ रहना है। केवल 2 घंटे 10 से 2 घंटे 15 मिनट तक मेरे साथ रहना है। और मित्रों, जिस समय आपने साइनॉप्सिस बनाया ना, आपको हर चीज याद हो चुकी होगी, पर फिर भी मस्तिष्क भूले गए। बड़ा ही कमबख्त है ये, बड़ा ही बदमाश है ये। दुनिया भर की वाहियात चीजों को देखने, सीखने, समझने और याद रखने की कोशिश करता है। तो इसके लिए क्या तरीका है? आपने 5 दिन मुझसे क्लास ली, आपने 5 छोटे छोटे साइनॉप्सिस तैयार किए हैं। अब जो 6वां दिन है, 6th डे, यहां ध्यान रखना, आपके पास ये 6th डे है। इस 6th डे में इन्हीं 5 साइनॉप्सिस को उठाना है। अब आपके पास ऐसे ऐसे कितने पेज हैं? चलो मैं इनके ही पेज का उपयोग करता हूं। आज तो संस्था मुझे बेहद डांटने जा रही है। ओके, अब देखो, जैसे मेरे पास एक पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, तीसरा पेज ये, 2-3 पेज मेरे पास, 4-5 पेज ऐसे ही आ गए। अब जब ये पेज आ गए तो हमारे पास 5 पेज हैं। अब देखो कैसे कैसे मेरे पास 5 पेज है। लेके बैठे हम, और लेके बैठे किसी भी टाइम जब आपको समय लगे, जब आपको समय लगे, आप इसे क्या करेंगे? आप इस 5 पेज को लेकर बैठ, इसे देखेंगे नहीं, अभी देखेंगे नहीं मेरे दोस्तों। देखेंगे तो सारा का सारा काम ही खत्म हो जाएगा। आपको टॉपिक याद करना है कि सर ने पहले, ये आपके पास पेज होने जरूर चाहिए, सर ने पहले दिन की क्लास में क्या पढ़ाया था, XYZ। दूसरे दिन की क्लास में पढ़ाया था क्या, X-Y-Z पढ़ाया था। तीसरे दिन X-Y-Z पढ़ाया था। कुछ भी XYZ पढ़ाया। आपके पास 3 टॉपिक 4 टॉपिक हो गए। अब X टॉपिक में सर ने क्या पढ़ाया था, याद करने की कोशिश करो, सिस्टमेटिक रूप से याद करने की कोशिश करना। आप 80% बातें बोल पा रहे होंगे। जो आपको 20-30% बातें भूल रही हो, एक बार तुरंत वही जो बोलने की स्थिति में नहीं हो, तुरंत एक बार देखो कि आखिर भूल क्या रहा था। और जैसे अब इस बार आप देखोगे ना मित्रों, सच कहता हूं, अब ये आपका महीनों के लिए याद रहेगा। पहले टॉपिक को इस प्रक्रिया से आपने याद किया, दूसरे टॉपिक को भी इसी प्रक्रिया से आपने याद किया, तीसरे टॉपिक को भी इसी प्रक्रिया से याद किया। आपके पास ये साइनॉप्सिस बना पड़ा है, अभी साइनॉप्सिस का काम खत्म नहीं हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना पड़ा है। 5वें टॉपिक को आपने याद किया, 6वें टॉपिक को याद किया। इसी तरह से आपको पूरे टॉपिक को याद करना है। और आपने 4-5 टॉपिक को, मुश्किल से लगेगा, कितने का टाइम लगेगा? मुश्किल से लगेगा मित्रों 1 घंटे का। 1 घंटे में 4-5 टॉपिक जो आपको मैंने पढ़ाए, वो सब के सब टॉपिक रिवाइज्ड हो चुके हैं। क्लास भी तो 5 ही दिन की है आपकी, 6वें दिन का भी 1 घंटे का समय मैंने दिया है आपको। वो टॉपिक आपको याद हो चुका होगा, याद हो गया। अब 5 टॉपिक आपकी टिप्स में आ गए मेरे दोस्तों। अब तो प्यार से मुस्कुरा लो, आपका काम ही खत्म हो गया। आप जो चाहते थे वो हो चुका है। अब आप जो चाहते थे ये क्या हो चुका है, अब हो चुका है। ठीक है ना? मेरी बात समझने की कोशिश करना, आगे ध्यान से सुनने की कोशिश करना, पर काम अभी बाकी है। और काम अभी बाकी है मैं क्या, अब ध्यान से सुनना, आपके 7th डे का काम बाकी है। मेरा सुझाव होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जब आप एग्जाम की प्रक्रिया में अभी आए नहीं हैं, ये जो 7वां दिन है, आप इसमें खूब मौज मस्ती करो। इसमें क्या करेंगे आप? खूब मौज मस्ती करेंगे। ध्यान से, कैसे कैसे? सुबह कितने बजे सोकर उठना है कोई ठिकाना नहीं है। दिमाग को ध्यान रखना, दिमाग को एकदम खुला छोड़ दो, जानवरों की तरह खुला छोड़ो इसे, कि बाघ तेरा जैसा मन हो घूम ले, आज मैं तुझे रोकूंगा नहीं। इसे खुला छोड़ो। ये मन करता है
कि एक टांग बिस्तर में नीचे लटका के सोना है, एक टांग ऊपर लटका के सोना है, वैसे सो जाओ, बट रंग बिरंगा पानी का उपयोग नहीं करना, यह भी ध्यान रखना है मित्रों। ये उम्र कई बार कई नकारात्मक दिशाओं की जाने के लिए, कई नकारात्मक दिशाओं में जाने के लिए आपको प्रेरित करती है, सम्मोहित करती है, बट उधर की ओर नहीं जाना, क्योंकि ध्यान रखना, भूल कर भी वैसी गलतियां नहीं करना जो दोबारा आपको गलती करने लायक ना छोड़े। तो आपको जैसे मन करे, जितने बजे मन करे आप सोकर जगिए, मन करे तो मंजन करिए, नहीं पहले भोजन करिए फिर मंजन करिए, जो मन करे करिए। सिनेमा देखने का मन कर रहा है ना, सुबह से बैठिए रात तक सिनेमा देखिए रात तक सिनेमा देखिए, पर किताबें छुइएगा नहीं, किताबें देखिएगा नहीं। आपके मस्तिष्क में भी नहीं आना चाहिए कि आप पढ़ना भी चाहते हैं जब आप एक हफ्ते फील करके तो देखो, जब आप इस एक सप्ताह में एक दिन अपने लिए रखोगे, सुबह से शाम तक भरपूर मस्ती करोगे, जो मन करेगा वो बनाकर खाओगे, जो करेगा मन वो करोगे, तो शाम तक पता है क्या होगा, आपका मस्तिष्क दोस्तों खुद ही कहने लगेगा कि अरे यार मैं किस बात के लिए आया था। पर रियलिटी ये है कि आज मैंने पूरा दिन न तो पढ़ा है न तो लिखा है, जिस काम को करना था कुछ भी नहीं किया। मन गिल्ट में आएगा और यह गिल्ट सुबह उठते ही आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और मित्रों, यह जो गिल्ट की ऊर्जा है ना, आपको 5 दिन लगातार दौड़ते हुए घोड़े की तरह अंदर से ऊर्जा प्रदान करती रहेगी, और उस 5 से 6 दिन आप फिर से लगातार पढ़ोगे और यह एक दिन आपको इसी तरह से ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। इसलिए कोशिश किया करो कि एक दिन पूरा बंक करो और बिल्कुल नहीं पढ़ना। पर एक दिन बंक करने का मतलब, फिर से यहां पर ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है कि रंग बिरंगा पानी का उपयोग नहीं कर लेना है। ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है कि कल आपका प्रभावित हो जाए, ऐसी कोई भी हरकत ना करें कि कल दुष्प्रभावित हो जाए। ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे मेरे दोस्तों। और फिर पढ़ो 6 दिन आप इसी प्रक्रिया में, फिर पढ़ो 6 दिन आप इसी प्रक्रिया में, आपकी याददाश्त कई 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 गुना बढ़ चुकी होगी। और फिर भी नहीं याद हो तो मेरे पास अभी और आपके लिए ब्रह्मास्त्र और संजीवनी बूटी बची है, जो कि अभी खिलाऊंगा। और सच बताऊं, एक बार की उस संजीवनी बूटी में आप लक्ष्मण की मूर्छा से न जग जाना तो मुझे बताना, पर अभी थोड़ा सा उसके लिए मैं वक्त रखता हूं और उसे नहीं बताता। पर पहले आप इतना करने की कोशिश करना, आपको चीजें याद होने लगेंगी और विषय में मजा आने लगेगा। अब प्रश्न उठता है, अच्छा उत्तर कैसे लिखे अभी नहीं बताया मैंने। अब प्रश्न उठता है कि आपके पास ऑप्शनल है और जीएस है, दो के बीच के प्रबंधन की बात करते हैं, फिर उत्तर की बात करूंगा। आपके पास दो चीजें हैं, एक तरफ आपके पास आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और एक तरफ आपके पास जीएस का सब्जेक्ट है। जहां ऑप्शनल की बात है तो एक बात आती है क्लास की और एक बात आती है सेल्फ स्टडी की, स्टडी की बात आती है। इसी तरह जीएस में भी दो बातें आती हैं, एक बात आती है क्लास की और एक बात आती है सेल्फ स्टडी की। अब इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए। ऑप्शनल में आपके पास एक क्लास हो रही है, जीएस में आपकी 2 कक्षाएं हो रही हैं, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। यहां आप 4 घंटे का टाइम दे रहे हो और यहां आप 2 घंटे का टाइम दे रहे हो। अब समय का प्रबंधन कैसे हो, समय के साथ न्याय कैसे हो, इस पर बातें ध्यान से सुनो। मीनाक्षी एंड अदर स्टूडेंट्स तमाम इसी पर अब बात करने रहे हैं कि समय का प्रबंधन कैसे करें। फिर आएंगे आंसर राइटिंग पर भूमिका, अभिषेक सब कुछ बताएंगे।
जैसे कॉन्टिनेंटल, अभिषेक ने पूछा है सर जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बड़े सेक्शन है उनको कैसे याद करें? सब याद कराते हैं दोस्त अभिषेक, उनको भी याद कराते हैं मिश्रा जी, आप देखो तो मुझे यहाँ पर, और 100% याद कराऊंगा, टिप्स पर याद कराऊंगा, पर सुनो ध्यान से, पर पहले यहाँ पर आ जाओ। अच्छा अमित ने पूछा सर ये रंग बिरंगा पानी क्या होता? ओहो मेरे भोले दोस्त, रंग बिरंगे पानी को नहीं जाना, कोई बात नहीं। तो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला में जाकर देखना कितने रंगों का पानी आता है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा कुछ बच्चों में मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें प्लीज़, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके अजय ने भेजा है। हाँ जॉब वालों के लिए सर बताएं, करंट अफेयर सबके लिए सेम फॉर्मूला। अब सुनो ध्यान से, जॉब वालों के लिए तो सबसे पहला अंकित, उन्हें रेगुलर टाइम पर क्लास नहीं करनी है। जॉब दिन में बढ़िया अपना जो टाइम है जॉब करें, और फ्री टाइम सुबह और शाम में अपना यही रिकॉर्डेड क्लास को कर लिया करें, और फिर रेगुलर टाइम में केवल क्वेश्चन पूछ लिया करें। ठीक है चलो आगे बात करें। समझना, यहां पर समझना, देखो यहां मैं क्या समझाना चाहता हूं। दिन में आपके पास ये 6 घंटे निकल गए क्लास में, आपको पढ़ना कितना है? 12 घंटे। आप बोलोगे सर जान लोगे बच्चे की क्या, तो मरो ना यार एक बार, कब के लिए जी रहे हो ये तो बता दो मुझे, जी किस बात के लिए रहे हो? एक बार मरकर तो देखो ना, सच में स्वयं जी जाओगे और दुनिया को जीने लायक बनाने की हैसियत विकसित कर लोगे। पर मरकर तो देखो एक बार, सच कहते हैं कुछ जगहों पर मरकर ही जिंदगी मिलती है, तो यहां भी एक बार मरना है, यहां भी एक बार मरना है दोस्तों। मरकर तो देखो, तो कितने घंटे? 12 आवर्स तो दोगे ना, और पढ़ना ही है 12 आवर्स। एक समय था जब हम ही 6 से 8 घंटे की डेली पढ़ाई की बात करते थे, बट क्लास अगर आप कर रहे हो 6 घंटे की, तो 6 घंटे तो और मेहनत करोगे ना। तो करना कैसे मेहनत है, ध्यान रखो। ऑप्शनल में इस 2 घंटे के अलावा जिस प्रक्रिया को मैंने बताया है, तो अधिकतम 1 घंटे और मेहनत करनी है, तो ये टाइम आपका हो गया 3 आवर्स। ये 3 घंटे का समय आपको ऑप्शनल में देना है। 3 से 5 की क्लास है, तो 5 से 6 का एक टाइम और जोड़ दो बस, और ऑप्शनल से मुक्त हो जाओ। ऑप्शनल में ज्यादा टाइम देने की जरूरत आपको नहीं है। मैं कुछ इस कदर आपसे मेहनत उसी कक्षा में करवा लूंगा। फ्री हो गए आप? आंसर राइटिंग के लिए भी आपको अगर समय जोड़ना है, तो चलो खूब अधिक मात्रा में, तो 1.5 घंटे का समय ले लेना। तो 2 घंटे क्लास दिया, 1.5 घंटे ऑप्शनल में आंसर राइटिंग के साथ साथ, देखो क्या, आप जो मेमोराइजेशन कर रहे हो उसके लिए, आप जो साइनॉप्सिस बना रहे हो उसके लिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए, सारा टाइम मिलाकर 1.5 घंटे का टाइम आपने और दे दिया। तो कुल ऑप्शनल में आपके द्वारा डेली पढ़ने के लिए समय जो दिया जाएगा वो कितना दिया गया? अधिकतम 3.5 घंटे का दिया गया। क्लियर हो गया? यहां आप फुर्सत 12 घंटे में से आप इतने में से ऑप्शनल में फुर्सत। अब जीएस में क्या करना है? जीएस में आप 4 घंटे की क्लास ले रहे हैं, तो जीएस में यह भी आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि 4 घंटे की कक्षा में दोनों कक्षाओं के लिए 1-1 घंटे का आपको अतिरिक्त समय रखना पड़ेगा। तो यहां पर कुल मिला के जो समय जीएस में लगा वो 6 घंटे का हो गया, 6 घंटे का हो गया। तो 6 घंटे का समय आपने यहां दिया, लगभग 3-3.5 घंटे का समय यहां दिया, तो 9-9.5 घंटे का काम हो गया। अब इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, आपको मैगजीन्स पढ़नी है। पढ़नी है नहीं पढ़नी, तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में डेली जो आप समय दे रहे हैं, तो लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे का समय आपका इसमें लग गया। तो 9.5 घंटे का समय यहां, 1.5 घंटे का समय आपने यहां दिया, तो कुल मिलाकर 11 घंटे का समय आपको डेली का देना है। पर इसके लिए समय कौन सा होता है बेस्ट? परफेक्ट टाइम कौन सा है? परफेक्ट टाइम कौन सा है? मजे की बात एक और बताता हूं।
और इसी बात, मजे की बात के साथ आज हो सकता है क्लास की समाप्ति करूं तो आंसर राइटिंग में कल बात कर लूंगा, किसी भी दिन बात कर लूंगा, कल टॉपिक की भी शुरुआत कर लूंगा और टॉपिक शुरू करने के बाद आंसर राइटिंग पर बात कर लूंगा। वो तो मैं तो आपके साथ अब हूं ही। बताया ना कि जब आपसे रिश्ता जोड़ा ही हूं यार, तो फिर एक दिन का तो रिश्ता है नहीं। अब तो आगे इसे निभाकर ही दिखाऊंगा, आगे इसमें फना होकर ही दिखाऊंगा। तो देखो मैं कैसे फना होता हूं और आपको कैसे इस विषय के साथ फना करवाता हूं। तो ध्यान से सुनो। 11 घंटे का टाइम तो आप दे सकते हो, देना भी चाहिए, या नहीं दे सकते हो, या नहीं देना है आप मुझे बता दो। नहीं देना हो तो दो तरीके हैं आपको, या कि क्विट करो या कि जूझ मरो। क्विट करने का ऑप्शन मैं आपको देता ही नहीं हूं यार। जिंदगी बनानी है तो एक बार आओ ना इस एरिना में, इस युद्ध मंच में एक बार आओ ना, लड़कर तो देखो, मजा ना आ जाए तो बताया। सच कहता हूं कि कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी तकलीफों का भी हल निकलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं भोगो भोगो मेरे मन, आज नहीं तो कल इसका भी हल निकलेगा, और निश्चित रूप से इसका हल निकलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? इतना आपने पढ़ा और ध्यान से हमारे साथ कुछ सुधारना है। जो चीज आपको मैं वो समझाना चाहता हूं, हमारे साथ कुछ दुष्प्रवृत्तियां मन में बैठी हुई होती हैं। अब समझो कैसे हम हरकतें करते हैं। सपोज दिल्ली में या किसी भी नगर में या घर में हमारे पास केवल जिम्मेदारी पढ़ने की है, और एक प्रेरणास्पद कहानी आपको सुनाता हूं आपके जीवन से जुड़ी, और आप इससे अपने आप को एकाकार करिए, ऐसा होता है या नहीं होता, तो आप फील करेंगे कि लगभग ऐसा ही है। और समय के बेस्ट मैनेजमेंट को आप यहां से जोड़ने की कोशिश करिएगा। सुबह जैसे हम रात में सोए, अब सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक की पूरी प्रक्रिया को मैं समझाना चाहता हूं, और कोशिश करो कि ऐसी चेंज करो, ऐसी बातें बदल जाएंगी चीजें। सुबह जैसे हम सोकर जगते हैं, सुबह जैसे जो सोकर जगते हैं, हमारे मस्तिष्क में तुरंत उठेंगे, वॉशरूम जाएंगे, दैनंदिन क्रियाओं से मुक्त होकर मंजन वगैरह करेंगे, मंजन वगैरह करके बोलेंगे मां चाय लाइए, मम्मी चाय लाकर प्रस्तुत करेंगी। मम्मी चाय नहीं लाई तो खुद चाय बनाने पहुंच गए, चाय बनाएंगे। अब चाय पक रही है, चाय बन रही है, चाय के साथ ब्रेड चाय खाए जा रहे हैं, टोस्ट खाए जा रहे हैं, और ये सब करने में सुबह का 1 घंटे का समय बर्बाद, पूर्णतः समाप्त वो समय। अब चाय पीते पीते, चाय बन चुकी है, चाय पीते पीते चाय की प्याली हाथ में है, बड़े स्टाइल से चाय की प्याली हाथ में है। दिमाग क्या कह रहा, अरे यार आज रामलाल पेपर नहीं पहुंचाया क्या? रामलाल तो बड़ा बदमाश हो चुका है आजकल, क्यों पेपर समय से नहीं पहुंचाता? अभी फोन उठाता हूं और अभी फोन उठा के रामलाल को फोन करता हूं, तुमने पेपर आज समय से क्यों नहीं दिया? अब दिमाग पेपर में लगा है, आए यहां पढ़ने थे, दिमाग पेपर में लगा है। ओके चलो रामलाल ने पेपर दे दिया, तो अब चाय की प्याली हाथ में है, न्यूज़पेपर भी हाथ में है। अब न्यूज़पेपर में सुबह का इतना प्रीसियस टाइम, घंटों हम लगाए पड़े हैं मित्रों, ये सारा का सारा समय बर्बाद। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूज़पेपर में पढ़ा क्या, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य वाली बात आती है। कुछ नहीं आपको याद है, कुछ नहीं पता है, पर आपने रामलाल को डांटा भी, पेपर भी आया, पेपर भी पढ़ा, 2-3 घंटे टाइम पास किया, और टाइम पास करते ही आपका सारा समय बर्बाद हो चुका है। एक तो ये तरीका है आपका, आप ये करते हो। दूसरा तरीका बताता हूं। जैसे सुबह जगे, आजकल आप सबके हाथों में एक मशीन है जिसके माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हो। ये मशीन है कि नहीं है? सबके हाथों में मशीन है। और मित्रों ये इसका नाम मैंने ब्लड सकर दिया है, रक्त चूसक मशीन मैंने नाम दिया है। ये हम सब का खून पीती है। कैसे खून पीती है समझने की कोशिश करना। नींद जैसे सुबह खुली नहीं कि सबसे पहले इस पर नजर जाती है, सबसे पहले नजर जाती है। अब इस पर नजर गई, सुबह समझना, इस पर नजर गई, नींद खुलते ही इस पर नजर गई, और तुरंत इसका डेटा ऑन होगा, व्हाट्सएप ऑन होगा, फेसबुक ऑन होगा, इंस्टा ऑन होगा, सब ऑन होगा तुरंत। और व्हाट्सएप हमने देखा, और देखा बड़ी मुस्कुराती हुई अदाओं के साथ, अपेक्षाओं भरे भाव से, कि सुबह सुबह तो एटलीस्ट
उनका एक मैसेज आया होगा। जैसे देखा कि हे तुम कैसे हो, गुड मॉर्निंग, जैसे मैसेज देखा चेहरे पर मुस्कान आ गई और पूरा दिन खत्म। मुझसे लिख लो, ये हे तुम कैसे हो, गुड मॉर्निंग आपका पूरा दिन बर्बाद कर देता है। लेकिन इस हे की चाहत में आप बौराए पड़े होते हो। अगर ये मैसेज नहीं आया तो थोड़ी देर के लिए फोन रखोगे। अब दिमाग कहां लगेगे, मैसेज तो हे में लगा हुआ है कि उनका मैसेज क्यों नहीं आया, उन्होंने कुछ मेरे बारे में पूछा क्यों नहीं है। फिर आप घूमोगे, घूम घूम कर इंतजार करोगे, फिर मोबाइल फोन देखोगे, अभी भी उनका मैसेज नहीं आया। फिर आप घूम घूम कर देखोगे, अरे फिर उनका मैसेज क्यों नहीं आया। फिर आपके मन में अब क्या आएगा, ये यार क्या बात होती है, उनको तो मेरी किसी बात की फिक्र ही नहीं है, हम यहां मरे पड़े जा रहे हैं, हम सोचते हैं उनका मैसेज क्यों नहीं आया। और एक वो है कि उनको कोई फिक्र ही नहीं है हमारी, एक मैसेज तक नहीं छोड़ सकते हैं। शुरू पूरे दिन भर की लड़ाइयों के सिलसिले मेरे दोस्तों, शुरू। मित्र सच कहता हूं, शर्म की बात नहीं है, आप सब युवा हो चुके हो। ये बेशर्म निगोड़ी जिंदगी कुछ ऐसी है कि ये प्रेम मोहब्बत भी ना उस दौर पर होता है ना जिस दौर पर इसे पूर्णतः इन सब चीजों से मुक्त होना चाहिए। केवल पढ़ना चाहिए, केवल पढ़ाई पर और जीवन निर्माण पर समय लगाना चाहिए। तो हम जीवन निर्माण पर समय नहीं, हमारा तो यहां पर जीवन अटका पड़ा है। हे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, इस पर पूरा का पूरा जीवन टिका हुआ है। आगे की लाइनें नहीं बोल रहा, नहीं तो चाहो तो वो भी बोल दूं आपके लिए, वो भी बोल दूं। इस पर जीवन टिका दिया है। पूरा दिन की लड़ाइयां चालू हो जी, पूरे दिन की मेल मिलाप चालू हो जाएंगी। और अब बताओ मित्रों, कैसे पढ़ पाओगे, कैसे आपकी पढ़ाई होगी दिन भर। तो सबसे पहले इस निरर्थक मशीन को तोड़कर फेंक दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहला काम करिए कि सुबह उठना है तो इस मशीन के साये की गिरफ्त में नहीं आना है। मन में संकल्प करिए और फेंक दीजिए इसे कहीं दूर। क्लास लेना है तो इसकी उपयोगिता क्लास तक है। और उन्हें कह दीजिए, मैं सबसे बोल रहा हूं, अब उन्हें में कौन आता है ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप क्या समझते हो, आप क्या दिमाग लगाते हो। तो उन्हें कह दीजिए कि वो आपका इंतजार करें, क्योंकि आप उनके थे तो उनके हैं, उनके रहेंगे, पर अभी तो कम से कम वो पढ़ लेने दें। ऐसी फालतू की वाहियात वार्तालाप में आपको ना फंसाएं। समझ में आई मेरी बात की नहीं? तो इस मशीन से दूर रहना है। ये मशीन आपका सुबह का सारा समय बर्बाद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दो तरह के समय की बर्बादियों को मैंने बताया और अब आते हैं सीधे लीक पर बात करने की कि आपको करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ध्यान से सभी लोग, गुरुकुल की एक परंपरा हुआ करती थी मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी वेद पाठी विद्यार्थी सुबह उठता था तो उसके सिरहने के पास एक गीता रखी होती थी, एक उपनिषद रखा होता था, एक पुराण रखा होता था, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ रखे होते थे, तो वैदिक ग्रंथ रखे होते थे। जब वो उठेगा तो बिस्तर छोड़ने से पहले आप इन 5 श्लोकों को याद करोगे। याद करो मेरी बातों को मित्रों और गांठ बनाकर बैठाओ और इस वीडियो को 100 बार सुनना। वो करता क्या था कि सबसे पहले बिस्तर छोड़ने से पहले 5 श्लोक याद करता था। 5 श्लोक याद करने के बाद अपने दोनों हथेलियों को देखता था, अपनी कर्मेंद्रियों के भाव को समझने की कोशिश करता था और कहता था कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले चतु गोविंदम। तमाम तरह की बातें करता हुआ पृथ्वी माता को प्रणाम कर पृथ्वी माता पर पदार्पण करता था। आज हम वो तमाम बातें भूल गए हैं, लेकिन आज फिर से मैं आपसे मित्रों चाहता हूं कि आप वह करें। क्या करना है आपको? जैसे आप सुबह उठें, सबसे पहले ध्यान से, सुबह उठें तो सुबह उठते ही आपने जो दिन भर आज मतलब बैक डेट में, यहां ध्यान रखना, जो बैक डेट में चीजें पढ़ी हैं उस बैक डेट की चीजों का 5 मिनट में रिवीजन करेंगे।
5 मिनट में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जल्दी से मित्रों इन तमाम बातों को लिखते चले जाओ। क्या करोगे, सबसे पहले बिस्तर नहीं छोड़ोगे, 5 मिनट में रिवीजन। लेकिन ये रिवीजन तो तब होगा ना जब सिरहने के पास रखा है। राजेश मिश्र सो रहे हैं, उनके सिरहने के पास ये पेन, कॉपी और साइनॉप्सिस के पेजेस रखे हुए हैं, सिरहने के पास टेबल में रखे हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये पेजेस रखे हुए हैं, इन पेजेस को सबसे पहले 5 मिनट में आप रिवाइज करोगे। और अब नोटिस करना, 5 मिनट में आपने रिवाइज किया और 5 मिनट में रिवाइज करने के बाद आप उठो ना बिस्तर से, आप जाओ ना बाथरूम पर। याद रखो मेरी बात, अब जब बाथरूम पर आप होंगे, मंजन कर रहे होंगे, फ्रेश हो रहे होंगे, तो आपको एक एक बातें, अभिषेक क्लास ठीक से चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आपको एक एक बातें जो आपने अभी रिवाइज की हैं वह आपको वॉशरूम में आपके मानस पटल पर चल रही होंगी। जल्दी से मुझे जवाब दो, यस या और नो, ऐसा हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? जल्दी से बताओ मित्रों, ऐसा हो रहा होगा कि नहीं? आपको ये सारी की सारी चीजें रिवाइज हो रही होंगी आपके मानस पटल पर। अब 5 मिनट में वो रिवाइज, आपने 5 मिनट पढ़ा था लेकिन वॉशरूम में 10 मिनट 15 मिनट जो समय लगा उसमें रिवाइज हो रही। अब वॉशरूम से निकल कर आओ ना, आप चाय पियो ना, नाश्ता करो ना, ब्रेकफास्ट करो ना। ब्रेकफास्ट करते समय भी इस मशीन से बस दूर रहना। इस मशीन के पास आ गए तो ये तो सब कुछ चौपट कर देगी। अब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तब भी आपके दिमाग में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी चल रही होगी, आपके मस्तिष्क में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी चल रही होगी। चाय की एक एक घूंट के साथ ये तमाम विषय बिंदु आपके मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क के शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहे होंगे। तो दोस्तों लगातार चाय पीते और नाश्ता करते समय आप इतने बार अनचाहे मन से भी रिवीजन कर चुके होंगे कि कभी नहीं भूलेगा। आपको भूलेगा या नहीं भूलेगा दोस्तों? जल्दी से मुझे बताओ। अब इस दशा में भी भूलेगा या नहीं भूलेगा? तो बोलो आप नहीं भूलेगा। ठीक है, आपने रिवीजन कर लिया। अब चाय वाय से आप फुर्सत हुए, नाश्ते से फुर्सत हुए, और वो क्वालिटी टाइम जिसे आपको इस रूप में यूज करना था उसे कभी बर्बाद मत होने देना। डेली इसे आदत में जरूर बना के रखना। पर 5 मिनट को मैंने पढ़ने के लिए कहा, मैंने आपका ज्यादा समय नहीं मांगा। वो 5 मिनट आपका 1 घंटा यूटिलाइज कर देगा, 1 घंटे की प्रक्रिया को यूटिलाइज कर देगा। अब वो प्रक्रिया में आप यूटिलाइज्ड कर लिए समय को। अब आप उठे सुबह, अब उसके बाद क्या करेंगे? अब आप पढ़ने बैठेंगे। अब आप पढ़ेंगे, क्लास होगी तो क्लास करेंगे, क्लास नहीं होगी तो आप अपनी रेफरेंस बुक्स को पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे। अब आपके पढ़ने का समय है तो आप पढ़ें और पढ़ते हुए आप अपना समय आगे निकालते चलें। आपका जो भी टाइम लंच का है तो लंच करिए मित्रों। और ध्यान से मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बताता हूं। आप लंच के तुरंत बाद न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। लंच के तुरंत बाद न्यूज़पेपर पढ़ें। लंच के पहले आप अगर न्यूज़पेपर पढ़े तो ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि सर आएंगे और आपका गर्दन दबोच देंगे। और मैं सच में आऊंगा और आपका गर्दन दबोच दूंगा। करूंगा ऐसा या नहीं? अरे नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे बेहद मोहब्बत है यार, ऐसा कैसे कर सकता हूं? डांट रहा हूं आपको, ये प्यार भरी मेरी डांट है। लंच के बाद आप बैठो और न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट कटिंग्स है, कटिंग निकाल लो, जो भी करना है कर लो। और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, उससे चीज़ें कैसे निकाली जाए, इस पर एक अलग लेक्चर लूंगा और केवल ऑप्शनल में लूंगा। ये सब जीएस में नहीं लेता। और बताऊंगा न्यूज़पेपर से कैसे खबरें निकाली जाती हैं, कैसे पॉइंट्स निकाले जाते हैं। न्यूज़पेपर लेके आऊंगा और वो सब भी समझाऊंगा आपको। तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते 1 घंटे में सो जाएंगे। 1 घंटे में आप सो जाएंगे। सो जाएं। कितने मिनट के लिए सोएंगे? 40 मिनट। इसको बोलते हैं सीस्टा। 40 मिनट का आप विश्राम लेंगे और 40 मिनट का विश्राम लेने के बाद 40 मिनट का विश्राम लेने के बाद फिर से पढ़ने की प्रक्रिया में आए, पढ़ाई स्टार्ट करें,
क्लास के स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर हो, फिर से पढ़ना आरंभ करें और फिर से आपकी पढ़ाई स्टार्ट है। अब पढ़ाई आपकी स्टार्ट हुई, पढ़ाई समाप्त करते करते मित्रों सायंकाल का सपोज 6 बज चुका है, 6 PM का समय हो चुका है। अब 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास का टाइम आपको निर्धारित करना है। जैसे आप फ्री हुए, आपको एक लिबर्टी देता हूं मैं। क्या लिबर्टी देता हूं? ध्यान से, अभी इससे दूर हैं आप। इसको तो कमबख्त को दूर ही रखना है और इसको सबसे ज्यादा उल्लू बनाना है। जितना आप इसे उल्लू बनाओगे ना जीवन में, उतना ही सफल रहोगे, उतना ही सफल। इसको दूर रखो अभी। अब ध्यान रखना क्या करना है। जैसे आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे अपनी पढ़ाई से फ्री हुए, अब आपको मित्रों 1 आवर्स के लिए वॉक करने के लिए निकलना है। कहां निकलेंगे? वॉक करने के लिए। पास में आपकी वाटिका हो, पार्क हो, गार्डन हो, निकल जाओ। नहीं है कोई बात नहीं, तो सड़क है, सड़क में निकल जाओ। लेकिन अब आपको क्या करना है? इसे करने के लिए जो दिन भर में आपने सुबह से लेकर अभी तक पढ़ा है, इसे करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में चाहो तो बना लो और नहीं चाहो तो नहीं बनाओ। कोशिश करो कि दिन भर की पढ़ाई के लिए छोटे छोटे पेज पहले से फाड़कर अलग रखो। इतने छोटे छोटे पेज फाड़कर इसमें से 4-5 बिंदु लिख लो कि आज दिन भर की पढ़ाई मेरी ये थी। इसे पॉकेट में रखो, ऐसा पॉकेट में रखो और बस मुस्कुराते हुए बढ़िया से कपड़े पहनो, बढ़िया सा शानदार सा चश्मा लगाओ, जो मन करे करो, बढ़िया सा मुस्कुराते हुए आप अपने पार्क, गार्डन, उपवन की ओर निकलो। पर एकला चलो वाला भाव होना चाहिए। अब एकला चलो वाले भाव में क्वेश्चन पूछना है मुझे। पूछो अभिषेक, क्या पूछना है मेरे दोस्त? मैंने शायद क्वेश्चन आपके देखे नहीं। लक्ष्मण, आप अभिषेक का आप क्वेश्चन देखिएगा तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? क्वेश्चन देखते समय कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, एटसेट्रा एटसेट्रा, न्यूज़पेपर में बाद में बात करें, पर पहले तरीके के देख लो। आज तरीके पर बात कर रहे हैं। इसको अब जब आप निकले हो पार्क में, तो आप 1 घंटे घूम रहे हो और अगर आपने यहां पर चीजों को समझा है कि दिन भर हमने क्या पढ़ा, तो उस 1 घंटे भी यकीन रखना आपके मस्तिष्क में पूरी दिन भर की पढ़ाई चलती रहेगी। आपके मस्तिष्क में क्या चलती रहेगी? पूरी दिन भर की पढ़ाई चलती रहेगी और ये पूरे दिन की पढ़ाई आपके उस 1 घंटे में आपके पूरे विषय को रिवाइज करा देगी। लौट कर आओ, इस मशीन को उठाओ, सर्वप्रथम तो प्रणाम करते हुए अपने माता पिता को फोन करो। दुनिया में उनसे अजीज कोई नहीं होता। फिर उनको भी फोन करो जिनके लिए आप पूरे दिन से व्यग्र एवं व्याकुल थे, उन्हें भी फोन कर लो और उनसे बोलो कि बात समाप्त होती है, अब फिर से कल सायंकाल में ही बात होगी। डिनर करो। डिनर करने के बाद, ध्यान से, डिनर करने के बाद मैगजीन नहीं उठाना। डिनर करने के बाद फिर से 2 घंटे की एक पढ़ाई का स्लैब बनाओ। 1 घंटे मैगजीन सोने से पहले पढ़ना है। न्यूज़पेपर दोपहर लंच के बाद और मैगजीन रात में सोने से पहले 1 घंटे के लिए पढ़नी है। दोनों के लिए टाइम मैंने अलग निकाल दिए। मैगजीन सोने से पहले रात में, तो न्यूज़पेपर सर मेरा बेसिक भी अलग है, पढ़ना है, कैसे कवर करें? अभिषेक, क्या बेसिक अलग है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यहां कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका बैकग्राउंड ज्योग्राफी का हो। ज्योग्राफी 10th तक जो आपने पढ़ा है उतने ही बेसिक की मांग है, उससे ज्यादा की कोई मांग ही नहीं है। अभिषेक, तो क्यों परेशान हो रहे हैं मेरे दोस्त? 10th तक जिसने बेसिक बातें भी पढ़ी हैं कि भारत एक देश है, इसकी एक भौगोलिक सीमा है, इससे ज्यादा की डिमांड नहीं है। बाकी बातों के लिए मैं तो हूं ना, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे न्यूज़पेपर कौन सा लें, कैसा करें? रोहित बाबू, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप रुको तो, तरीके को तो आज बता देने दो, फिर न्यूज़पेपर पर भी आएंगे और न्यूज़पेपर पर भी बातें करेंगे। न्यूज़पेपर के कौन से पेज पढ़े जाने चाहिए, किस दिन का कौन सा पेज इंपॉर्टेंट होता है, कटिंग्स कैसे निकाली जाती हैं, एडिटोरियल से पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं, सब समझाऊंगा। पर पहले अभी यहां मेरी बातों को ध्यान से सुनो। रात में सोने से पहले आपने मैगजीन्स पढ़ी और अब आपको सोने के लिए जाना है। सच कहता हूं मित्रों, इस प्रक्रिया से जब आप बिस्तर में जाओगे ना, तो आप एक बार विचार करना कि अगर मैं यहां पढ़ने के लिए था तो आज सुबह से लेकर
शाम तक का समय सही में सदुपयोग किया है कि नहीं, तो मैं सच कहता हूं आपके चेहरे में केवल मुस्कुराहट होगी। आप मंद मंद मुस्कुराहट के साथ सोने के लिए बिस्तर की आगोश में गए होंगे, लेकिन उससे पहले एक काम और कर लो मित्रों, तो सच कहता हूं सोना कुंदन बन जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। और वो काम क्या होता है, अंतिम बात लिखना कि बिस्तर में जाने से पहले ये जो दिन भर की पढ़ाई का एक ब्यौरा है, वो दिन भर की, यहां बैक डेट की बात मैंने की थी, दिन भर की पढ़ाई का ये जो ब्यौरा है 1 पेज में 1.5 पेज में, इस ब्यौरे को अपने सिरहाने के पास रख लो। सुबह उठ के इसे खोजना ना पड़े, तभी तो दूसरे दिन की भी तैयारी उसी तरह से चलेगी ना। आज आपने जो दिन भर पढ़ा है उस तैयारी को अपने सिरहाने के पास रखो, ताकि सुबह उठे हो तो फिर से ये 5 मिनट के रिवीजन की प्रक्रिया के साथ आपका ये दूसरा दिन चलता जाए। यह आपको करना है सप्ताह में 5 दिन। मेरे प्यारे दोस्तों, सप्ताह में 5 दिन एक बार ये करो और फिर मुझे बताना आपकी याददाश्त में फर्क पड़ा या नहीं, आपके पढ़ने के तरीके में फर्क पड़ा है या नहीं, आपके विचारों में फर्क पड़ा है या नहीं। आप देखोगे कि क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, और उस क्रांतिकारी परिवर्तन की ही मांग है आपको आईएएस बनने के लिए मित्रों। इस प्रकार से आप अपना पढ़ना या पढ़ाई को आरंभ करेंगे। तो कैसे पढ़ना शुरू करें और कैसे समय का प्रबंधन करें, ये तमाम बातें मैंने आज की इस कक्षा में आपको समझा दी। कल की क्लास में टॉपिक भी पिक करूंगा। कल की क्लास में अब शुरू में ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि 2 दिन से ज़्यादा की ओरिएंटेशन क्लास आपके लिए ले नहीं सकता। कल की क्लास में सीधे टॉपिक की शुरुआत करूंगा, और टॉपिक की शुरुआत के साथ एक आध टॉपिक पढ़ाने के बाद एक आदर्श उत्तर कैसे लिखा जाए, उत्तम मार्क्स कैसे लाए जाएं, सर्वोत्तम मार्क्स कैसे लाए जाएं, इन तमाम विषय बिंदुओं को समझाते हुए न्यूज़पेपर कैसे पढ़े जाएं, न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स कैसे निकाली जाएं, मैगजीन्स कैसे पढ़े जाएं, उनकी महत्वपूर्ण खबरों को कैसे निकाला जाए, इन तमाम विषय वस्तुओं को विषय के साथ साथ पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मुझे इतनी ही बातें कहनी थी। इतनी ही बातों के साथ भूगोल विषय के ओरिएंटेशन की इस दूसरी कक्षा की समाप्ति करता हूं। ध्यान रखें, पूरी तरह से ब्लैंक हैं तब भी अच्छे हैं। विषय की बेसिक जानकारी है तब भी अच्छे हैं, पर अधूरे और अनमने ढंग से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरी इस ऑप्शनल की कक्षा में मत आइएगा। जब आइए पूरे मन से आइए, पूरे भरोसे से आइए। बस इतना जरूर यकीन दिलाता हूं कि दिशाएं और दशाएं दोनों ही बदलने की कोशिश करूंगा, और अभी तक का पूरा यकीन भी रहा है कि दोनों ही बदल जाती हैं। कल की भी कक्षा फ्री है, आप आएँ और उसमें भी क्लास लें। क्लास स्टार्ट करेंगे परसों से। आपको निश्चित रूप से सभी को एडमिशन प्रोसीजर को फॉलो करके ही क्लास की उपस्थिति बनानी होगी। आज की इस बात की समाप्ति यहीं पर करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को आज की इस कक्षा से बहुत कुछ लाभ मिला भी होगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल से लाभ लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। मुस्कुराते हुए चलिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।